वहीं वंश बेचैन होकर कृतिका को ढूंढने में लगा हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि रितेश सिंघानिया प्ले बॉय नेचर का आदमी है। दो चार लड़कियां तो वह एक साथ लेकर घूमता है। किसी भी खूबसूरत लड़की को देखकर वह लाड टपकाना शुरू कर देता है। वंश को कृतिका की बहुत फिक्र होने लगी थी। रितेश ने वंश को दोबारा कॉल किया। वंश ने कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से रितेश बोला, क्या हुआ वंश भाई, आज 10 मिनट में अपने दुश्मनों की जन्म कुंडली निकालने वाले वंश सिंघानिया को अपनी बीवी को ढूंढने में इतना वक्त लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। रितेश की बातें वंश का खून खौलाने का काम कर रही थी। वह जल्द से जल्द कृतिका को ढूंढना चाहता था, क्योंकि जब तक वह रितेश के चंगुल में है तब तक उस पर हर पल खतरा मंडरा रहा है। वंश ने अपने सारे रिसोर्सेज को पहले ही काम पर लगा चुका था। आदित्य ने देव और श्रुति को भी ऑर्डर दे दिया था कि वो कृतिका की लोकेशन ट्रेस करने की जल्द से जल्द कोशिश करें। वंश को कृतिका को ढूंढने में इतना वक्त इसलिए भी लग रहा था क्योंकि रितेश सिंघानिया के साथ माफिया किंग दक्ष चोपड़ा भी मिला हुआ था, जो कि आदित्य से बदला लेना चाहता था। कृतिका को जहां पर किडनैप करके रखा गया था, उस जगह पर ऐसे डिवाइसेस लगाए गए थे जिससे वहां की लोकेशन को ट्रेस कर पाना किसी के बस में ना हो। और कुछ ऐसा ही हो रहा था। देव और श्रुति भी कई कोशिशें कर चुके थे, पर अब तक निराशा ही हाथ लगी थी। रितेश फोन की दूसरी तरफ से बोला, भाई वैसे भाभी बहुत तीखी और तेज तरार है, अगर आप कहें तो इनकी जबान में हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दूं। रितेश सिंघानिया डेविल स्माइल करते हुए बोला। वंश बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, अगर मेरी कृतिका को एक खरोंच भी आ गई ना तो तुम समझ लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। जितना मौज करना है कर लो, क्योंकि मेरे हाथ लगते ही तुम्हें नर्क के दर्शन कराऊंगा मैं। उद्धरण चिन्ह। रितेश डेविल स्माइल करते हुए वंश से बोला, अगर भाभी जी सही सलामत चाहिए तो मैं जैसा कह रहा हूँ चुपचाप वैसा ही करो, वरना तुम्हें भाभी जी तो मिल जाएंगी पर उस हालत में जिस हालत में तुम उन्हें देख भी नहीं पाओगे। ये बोलकर वह कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वहीं वंश गुस्से में अपना फोन जोर से पटक देता है, जिससे फोन के दो टुकड़े हो जाते हैं। आदित्य और वंश देव और श्रुति के पास जाते हैं, जो कृतिका की लोकेशन ट्रेस करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। आदित्य दोनों की तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, कोई अपडेट। श्रुति आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, अब तक तो नहीं बॉस, पर मुझे और देव को एक बात पता चली है। उद्धरण चिन्ह। वंश श्रुति की तरफ देखते हुए बोला, जल्दी बताओ। देव बॉस, वंश भाई हमने मुंबई के लगभग सारे सस्पिशियस प्लेसेस पर चेक करके देख लिया, पर एक जगह ऐसी भी मिली जहां हम दोनों बहुत सी कोशिशों के बाद भी उस प्लेस का लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाए। जनरली ऐसा तभी होता है जब कोई वहां पर ऐसी डिवाइसेस लगा दे जिससे वहां की लोकेशन ट्रेस करना नामुमकिन हो जाए। उद्धरण चिन्ह। देव की बातें सुनकर आदित्य और वंश ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों समझ गए कि माजरा क्या है। वंश देव को ऑर्डर देते हुए बोला, देव हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट करवाओ। फिर वह आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, बॉस आई एम श्योर उस रितेश ने मेरी कृतिका को वहीं किडनैप करके रखा होगा, लेकिन उस गधे को ये पता नहीं कि हमें उन तक पहुंचने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। बॉस अब हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। श्रुति वंश की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन वंश बिना प्लानिंग के रितेश सिंघानिया पर अटैक करना क्या सही फैसला होगा? कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इस अटैक से कृतिका भाभी खतरे में ना पड़ जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता रितेश सिंघानिया इन सब में अकेला होगा, जरूर उसे किसी का सपोर्ट मिला होगा, तभी तो वह भाभी को किडनैप करने की हिम्मत कर पाया। उद्धरण चिन्ह। श्रुति की बातें सुनकर वंश अपने जज्बातों पर काबू करता है, क्योंकि श्रुति का कहना बिल्कुल ठीक था। अगर वो बिना प्लानिंग के उन पर अटैक करने की कोशिश करते तो खुद के लिए परेशानी खड़ी करते ही साथ ही कृतिका भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती। आदित्य भी अपनी कोल्ड टोन में बोला, श्रुति इज राइट, हो सकता है कि हमारे अचानक अटैक करने पर वो संभल ना पाए, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कृतिका अभी उनके कब्जे में है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने कुछ सोचकर तीनों को अपने पास बुलाया और अपना प्लान शेयर किया। सबके चेहरे पर एक डेविल स्माइल तैर गई। वहीं रितेश अपनी डिमांड के लिए वंश को कॉल कर रहा था, पर वंश का फोन तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका था, इसलिए उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। 3-4 बार कॉल करने के बाद भी जब वंश का कॉल नहीं लगा तो रितेश इरिटेट हो गया। वह कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, लगता है अब तुम्हारे हस्बैंड को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया, इसलिए तो मेरा फोन नहीं उठा रहे, पर कोई बात नहीं, जब तक तुम मेरी मुट्ठी में हो तब तक बाजी मेरे हाथों में है। अगर भाई नहीं भी आते हैं ना तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। तुम जैसी खूबसूरत बला को हासिल करके वैसे भी मुझे दुनिया की सारी अयाशियां फीकी लगने लगेंगी। उद्धरण चिन्ह। कृतिका रितेश को गुस्से से घूरते हुए अपने मन में बोली, बस वंश के यहाँ आने का इंतजार कर रही हूँ, एक बार वो आ जाए ना तो गॉड प्रॉमिस तुझे ऐसा दूंगी कि जिंदगी भर उस मार को भूल नहीं पाएगा। मार मार की चमड़ी उधेड़ दूंगी तेरी। कृतिका वंश सिंघानिया को कमजोर छुई मुई समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर अभी भी रस्सियां खुल जाए तो इसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। एक काम करती हूँ, वंश के आने का इंतजार नहीं करती, अभी से शुरू हो जाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। कृतिका ने पास में रखी एक धारदार चीज से रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। रितेश दक्ष से बात करने के लिए थोड़ा दूर गया हुआ था। मौके का फायदा उठाते हुए कृतिका ने अपने आप को रस्सियों से आजाद कर दिया, पर वह वहां से भाग पाती इससे पहले रितेश वहां पर आ गया। वैसे भागना तो कृतिका भी नहीं चाहती थी, वह रितेश को मजा चखाना चाहती थी। रितेश डेविल स्माइल करते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, लगता है कुछ ज्यादा ही गर्मी चढ़ी हुई है तुम्हारी बॉडी में, मैं अभी तुम्हें ठंडा करता हूँ। कृतिका उसे वार्न करते हुए बोली, खबरदार जो मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो। उद्धरण चिन्ह। रितेश डेविल स्माइल करते हुए बोला, वरना क्या कर लूंगी। अब तक रितेश कृतिका के करीब आ चुका था। कृतिका ने रितेश के प्राइवेट पार्ट पर एक जोरदार किक मारी, वह दर्द के मारे बिलक उठा। वहीं उसे दर्द से तड़पता देख कृतिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। रितेश कृतिका की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने रितेश सिंघानिया को मारा, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अब तक दक्ष चोपड़ा भी वहां आ चुका था। कृतिका वहां से भागने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अचानक कृतिका की साड़ी का पल्लू रितेश के हाथों में आ जाता है। ये देखकर रितेश लस्त भरी स्माइल करने लगा। उसने एक झटके में कृतिका की साड़ी के पल्लू को उसके सीने से खींचकर अलग कर दिया, जिससे उसकी साड़ी फट गई। कृतिका अपने दोनों हाथों से अपने सीने को कवर करने लगी। वहीं कृतिका की ये हालत देखकर दक्ष और रितेश दोनों के चेहरे पर लस्त भरी स्माइल थी। दक्ष रितेश की तरफ देखते हुए बोला, वैसे तुमने बात सही कही थी, तुम्हारी भाभी तो सच में बहुत हॉट है। फिर दोनों ही गंदी हंसी हंसने लगे।
रितेश कृतिका की तरफ बढ़ते हुए बोला, अभी तो ये कुछ भी नहीं। मेरे बिस्तर में आकर ये और भी ज्यादा हॉट हो जाएगी। तभी मैं सोचूं वंश भाई आजकल इतने खुश क्यों रहते हैं। जब इतनी सुंदर बीवी रोज रात को बिस्तर पर खुद के नीचे हो तो किसे मजा नहीं आएगा। कृतिका की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि वह पूरी तरह से घिर चुकी थी। अपनी आंखें बंद करके वह बस यही प्रे कर रही थी कि अब जल्द से जल्द वंश वहां पर आ जाए। इससे पहले कि रितेश सिन्हानिया कृतिका को छू भी पाता, वहां पर वंश और आदित्य अपनी वेटरन आर्म फोर्स के साथ वहां आ गए। आदित्य के ऑर्डर पर उसके बॉडीगार्ड्स ने उस जगह को पूरी तरह से घेर लिया था। कृतिका ने वंश को देखा तो उसने राहत की सांस ली। वंश की निगाहें जब कृतिका के आंसुओं और उसकी हालत पर गई तो वह गुस्से से लाल हो गया। वह तुरंत कृतिका के पास गया। कृतिका ने उसे जोर से हक कर लिया। कृतिका की आंखों में आंसू थे। वंश ने बड़े प्यार से कृतिका का माथा चूमा और उसे अपनी ब्लेजर उतार कर पहना दी। अब वंश अपने डेविल रूप में आ चुका था। वह अपनी आग उगलती आंखों के साथ रितेश को घूर रहा था। रितेश अपने चेहरे पर एक कुटिल स्माइल लिए बोला, आखिर तुम आ ही गए। रितेश ने इतना ही कहा था कि वंश अपने चेहरे पर गुस्सा लिए तेजी से रितेश सिन्हानिया की तरफ बढ़ने लगा। उसने उसके करीब आते ही एक जोरदार किक रितेश के पेट पर मारी जिससे वो एक बार में ही फर्श पर गिर पड़ा। रितेश सिन्हानिया पर उसकी इस किक से दर्द तो बहुत हुआ पर चेहरे पर अभी भी कुटिल मुस्कान थी। वो एक झटके में उठ खड़ा हुआ। वह वंश की तरफ देखते हुए बोला, वंश भाई आप यहाँ आ तो गए हो पर यहाँ से जिंदा वापस जा नहीं पाओगे। उद्धरण चिन्ह। वंश का गुस्सा रितेश सिन्हानिया की बातें सुनकर बढ़ती ही जा रही थी। उसने उसके गालों में एक जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, कौन यहाँ से जिंदा वापस जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। वह रितेश सिन्हानिया को लगातार मारने की कोशिश कर रहा था। बीच बीच में रितेश की किक भी वंश को पड़ रही थी, पर वंश तो जैसे लोहे का बना हुआ था। उसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। आज उसके ऊपर रितेश की जान लेने का खून सवार था। वह रितेश को मारते हुए बोला, कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कृतिका को हाथ लगाने की। इसका हर्जाना तुझे भुगतना पड़ेगा। तेरी दुश्मनी मुझसे थी ना, कृतिका को बीच में लाने की क्या जरूरत थी। उद्धरण चिन्ह। वंश का हाथ रितेश को मारते मारते ही लहूलुहान हो चुकी थी, पर फिर भी वह नहीं रुक रहा था। रितेश ने अपनी हरकतों से आज वंश के अंदर के डेविल को जगा दिया था। वहीं दक्ष चोपड़ा किसी तरह आदित्य की वेल ट्रेन्ड आर्म फोर्स को वहां से हटाने की कोशिश में था, पर आदित्य के बॉडीगार्ड्स दक्ष चोपड़ा के बॉडीगार्ड्स पर भारी पड़ रहे थे। दक्ष चोपड़ा एक बार फिर आदित्य से हारना नहीं चाहता था, इसलिए वह अपने चौपर में बैठकर वहां से भाग गया। रितेश सिन्हानिया ने दक्ष चोपड़ा के दम पर इतना बड़ा खतरा मोल लिया था, पर अब इसका हर्जाना तो सिर्फ उसे ही भरना था। वंश को देखकर लग नहीं रहा था कि वह आज उसे बख्श देने के मूड में है। वह रितेश सिन्हानिया को किक मारते हुए बोला, अगर तू मुझसे प्रॉपर्टी के पेपर्स मांगता तो मैं तुझे वो ऐसे ही दे देता, पर कृतिका को इन सब के बीच में लाकर तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। तूने मेरे गुरूर को हाथ लगाया है। मैंने तुझसे कहा था ना कृतिका से दूर रहना वरना ये तेरी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगा। अब देख मैं कैसे तुझे तड़पा तड़पा कर मारता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वंश लगातार उस पर मुंह के बरसा रहा था। अब रितेश में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह वंश के साथ फाइट बैक करे। वह लगभग अधमरा हो चुका था। इससे पहले कि वह तड़प तड़प कर मर जाता, वहां पर एक ब्लैक कलर की लग्जरी कार आकर रुकी और उसमें से एक कपल बाहर आए जो कि दिखने में रितेश सिन्हानिया के मॉम डैड लग रहे थे। दोनों जल्दी से अंदर आए। अंदर का नजारा देखकर दोनों की सांस ही रुक गई। रितेश के डैड वंश को रोकते हुए बोले, वंश तुम पागल हो गए, ये क्या कर रहे हो तुम। अपने ही भाई को मारते हुए तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं हो रहा। उद्धरण चिन्ह। वंश रुक गया। रितेश की मॉम मिसेस सिन्हानिया रितेश के पास गई और उसकी हालत देखकर मिस्टर सिन्हानिया की तरफ देखते हुए बोली, आप देख रहे हैं ना आपके बेटे ने मेरे बेटे की क्या हालत कर दी है। अगर इसे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। उद्धरण चिन्ह। वंश अभी तक चुप था। मिस्टर सिन्हानिया वंश की तरफ देखते हुए बोले, वंश ये सब क्या है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम अपने ही भाई की जान लेने पर उतारू हो गए। वंश ने मिस्टर सिन्हानिया की तरफ एक सर्द निगाह डाली और बोला, सबसे पहले तो ये मेरा भाई नहीं है, सो प्लीज स्टॉप कॉलिंग हिम माय ब्रदर। और ये सवाल मुझसे पूछने से पहले आप अपने बेटे से ही पूछेंगे तो बेटर होगा। अगर आप दोनों ने एक मिनट की भी देर की होती तो आपका बेटा अब तक ऊपर पहुंच चुका होता। उद्धरण चिन्ह। वंश की बातें सुनकर मिसेस सिन्हानिया को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से तमतमाते हुए बोली, अपनी बकवास बंद करो वंश। मत भूलो कि वो तुम्हारे डैड का बेटा है। वंश भी मिसेस सिन्हानिया पर चिल्लाते हुए बोला, आवाज नीचे मिसेस सिन्हानिया। और मुझे तो आज तक पता ही नहीं है कि मेरे मॉम डैड कौन है, क्योंकि माँ बाप वो नहीं होते जो बच्चे पैदा करके अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। क्यों मैंने सही कहा ना मिस्टर सिन्हानिया। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर सिन्हानिया भी वंश की बातें सुनकर गुस्से से तिलमिला गए। वंश अपनी बातें जारी रखते हुए गुस्से से दांत पीस कर बोला, आप दोनों जानना चाहते हो ना कि मैंने आपके बेटे की ऐसी हालत क्यों की। कृतिका को साइड हक किए हुए ही मिस्टर और मिसेस सिन्हानिया की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, ये है मेरी वाइफ मिसेस कृतिका वंश सिन्हानिया, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि इसके लिए अपनी जान दे भी सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वंश की आंखों में एक जुनून साफ साफ नजर आ रही थी। कृतिका वंश के इस डेविल रूप को आज पहली बार देख रही थी। उसे वंश के गुस्से से बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि आज से पहले वंश कभी भी इस खूंखार रूप में नहीं आया था। वंश अपनी बातें जारी रखते हुए बोला, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरी वाइफ की तरफ आंख उठाकर भी देखे। पर आपके बेटे ने मेरी वाइफ का किडनैप करवाया, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ऐसे में आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं इसकी जान बख्श दूं। उद्धरण चिन्ह। वंश की बातें सुनकर मिस्टर सिन्हानिया की आंखें शर्म से झुक गई। वो चाहे कैसे भी हों, पर औरतों की रेस्पेक्ट करना जानते थे। वहीं मिसेस सिन्हानिया बेशर्मों की तरह कृतिका को ही गुस्से से घूर रही थी। अब तक आदित्य भी वहां आ चुका था। आदित्य की खतरनाक और कोल्ड ऑरा देखकर मिस्टर और मिसेस का तो गला ही सूख गया। वो दोनों जानते थे कि इस वक्त शहर का सबसे पावरफुल और खतरनाक आदमी उनके सामने खड़ा है। आदित्य मिस्टर और मिसेस सिन्हानिया की तरफ एक कोल्ड लुक देते हुए उनके सामने वाले सोफे पर शान से बैठ गया। रितेश सिन्हानिया जो दर्द से तड़प रहा था, उसे अपने बॉडीगार्ड से कहकर वहीं बगल वाले कमरे में ही शिफ्ट करवा दिया। अपनी टीम से कहकर डॉक्टर वहां बुलवा लिए ताकि उसकी जान बच सके। और आदित्य ये रितेश सिन्हानिया की जान बचाने के लिए नहीं कर रहा था। वह चाहता था कि इतनी घिनौनी हरकत करने की कोशिश करने वाले को इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए।
बस इस मोटिव से वह उसका चेकअप करवा रहा था। वंश कृतिका को लेकर एक तरफ सोफे में बैठा हुआ था और अपनी लाल आंखों से मिस्टर और मिसेस सिन्हानिया को घूर रहा था। वंश को देखकर लग रहा था कि वह अभी के अभी दोनों की जान ही ले लेगा। आदित्य ने उन्हें अपने सामने सोफे पर बैठने का इशारा किया। दोनों चुपचाप बैठ गए तो आदित्य अपनी कोल्ड टोन में बोला, मिस्टर सिन्हानिया, आपको पता है ना आपके बेटे ने आज कितना बड़ा जुर्म किया है? उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए आदित्य की माथे की नसें उभरी हुई थी और वह अपने गुस्से को बहुत ही कंट्रोल करते हुए ये बोल रहा था। मिस्टर सिन्हानिया ने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि कृतिका की हालत देखकर उन्हें उसके लिए बुरा लग रहा था। आदित्य अपनी बातें जारी रखते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, ये बात तो कभी छिपी नहीं है कि वंश का आप लोगों के साथ क्या रिलेशन रहा है। वंश से उसका सब कुछ छीनने के बाद भी आप लोग सेटिस्फाई नहीं हुए। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैंने ये बात पहले भी कही थी और आज भी कह रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो आपकी कंपनी को एक पल में खाक में मिलाकर आप सबको सड़क पर ला सकता हूँ। पर मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। आदित्य की धमकी भरी बातें सुनकर मिस्टर और मिसेस सिन्हानिया अंदर ही अंदर डर से कांप रहे थे, पर चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन ही बनाए हुए थे। आदित्य अपनी बातें जारी रखते हुए बोला, भले ही आप वंश को अपना बेटा माने या ना माने, पर वंश आपकी रिस्पेक्ट करता था। बस इसलिए उसने आपसे कुछ भी लेने की कोशिश नहीं की, ये जानते हुए भी कि उन सबका असली वारिस वंश है, ना कि आप और आपका बेटा रितेश सिन्हानिया। उद्धरण चिन्ह। आदित्य दोनों की तरफ एक सर्द निगाह डालते हुए बोला, आपके बेटे का गुनाह सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हो जाता। मेरी वजह से वो वंश को हार्म करने से हर बार रह जाता था, इसलिए उसने मेरे राइवल दक्ष चोपड़ा के साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बनाया था। इसके बारे में तो आप दोनों को पता ही होगा ना। उद्धरण चिन्ह। मिसेस सिन्हानिया अपने कर्मकांडों को छिपाने की कोशिश करते हुए बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा? हमारा बेटा थोड़ा बदमाश जरूर है, पर वो किसी की जान लेने की कोशिश नहीं कर सकता। मिसेस सिन्हानिया की बात सुनकर आदित्य का पारा चढ़ गया। उसकी सर्द आंखें एकदम से लाल हो गई और वह अपनी पीठ हाई करते हुए बोला, मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है मिसेस सिन्हानिया, इसलिए मुझसे चालाकी करने की कोशिश जाया ही होने वाली है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य की बातें सुनकर मिसेस सिन्हानिया चुप हो गई, क्योंकि उसकी बातों का पलटकर जवाब देने का मतलब वो अच्छी तरह जानती थी। आदित्य अपनी बातें जारी रखते हुए बोला, उसने दक्ष चोपड़ा के साथ मिलकर मेरे घर में घुसकर मुझ पर गोली चलाने की जरूरत की थी, पर मेरी वाइफ मेरे सामने आ गई। भगवान की कृपा से वो बच गई, उसे कुछ नहीं हुआ। पर अगर उसे गलती से भी कुछ हो जाता तो आज आपका बेटा कृतिका के साथ बदतमीजी करने के लिए जिंदा नहीं होता। मैंने उसकी इतनी बड़ी गलती के बावजूद एक मौका दिया था, पर जैसा कि आप देख रहे हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उद्धरण चिन्ह। आदित्य की बातें सुनकर मिस्टर और मिसेस सिन्हानिया के मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा था, क्योंकि उसकी कही एक एक बातें सही थी। मिसेस सिन्हानिया एक बार फिर एक कोशिश करते हुए आदित्य के सामने अपने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, मिस्टर मल्होत्रा, प्लीज इसे मेरे बेटे की आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि वो आगे से कभी ऐसा नहीं करेगा। तभी उनके कानों में आदित्य की सर्द आवाज पड़ी, आदित्य मल्होत्रा सिर्फ एक बार मौका देता है। शुक्र मनाए कि आपका बेटा अब तक जिंदा है, पर वो कब तक जिंदा रहेगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मैंने उसे पहले भी वार्न किया था कि वह वंश और उसकी जिंदगी से दूर रहे, पर शायद उसने मेरी बातों को बहुत हल्के में ले लिया, जिसका खामियाजा अब उसे हर हाल में भुगतना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। आदित्य अपना फैसला सुना चुका था। वे जानते थे कि आदित्य के सामने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं होने वाला, वरना उनकी ये हरकतें आदित्य के गुस्से को और बढ़ाने का काम करेगी। मिस्टर सिन्हानिया वंश की तरफ देखते हुए उसके सामने अपना हाथ जोड़कर बोले, वंश बेटा, प्लीज हमारे बेटे को अपने बॉस से बचा लो। तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। उद्धरण चिन्ह। मिसेस सिन्हानिया को वंश और कृतिका पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए अपने हाथ जोड़कर नाटक करते हुए वंश से बोली, प्लीज वंश बेटा, बस एक बार हमारे बेटे की जान बख्श दे दो। अगर उसने दोबारा ऐसी हरकतें करने की कोशिश भी की तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगी। आई प्रॉमिस कि कृतिका को उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। वंश रितेश को माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसने कृतिका की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। अगर मिस्टर और मिसेस सिन्हानिया एक मिनट की भी देर कर देते तो वंश आज रितेश सिन्हानिया की जान ले चुका होता। कृतिका ने एक नजर मिस्टर और मिसेस सिन्हानिया की तरफ देखा, फिर वंश की तरफ एक नजर डालते हुए बोली, वंश, उसे एक मौका दे दीजिए। अगर उसने दोबारा मेरे साथ गलत करने की कोशिश की तो आई प्रॉमिस आपसे पहले मैं उसकी जान ले लूंगी। उद्धरण चिन्ह। वंश फिर भी मानने को तैयार नहीं था, पर कृतिका के रिक्वेस्ट से वह मान गया। वंश दोनों की तरफ एक सर्द निगाह डालते हुए बोला, उसे जाने दे रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मेरी निगाहें उस पर नहीं होंगी। अगर अगली बार उसने फिर से अपनी मक्कारी दिखाने की कोशिश की ना तो सीधा उसकी लाश आपके घर में डिलीवर होगी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वंश की गहरी काली आंखों में एक नफरत साफ साफ झलक रही थी। वंश दोनों की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दोनों वहां से उठ गए और रितेश को लेकर वहां से जाने लगे। तभी आदित्य के फोन में श्रुति का कॉल आया। आदित्य ने कॉल रिसीव किया तो सामने से श्रुति की हाफती हुई आवाज आई, बॉस मैडम हॉस्पिटल में, वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है, आप प्लीज जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंचिए। श्रुति की बातें सुनकर आदित्य की सांसें हलक में अटक गईं। उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट किया और वंश की तरफ देखकर कृतिका को घर लेकर जाने का बोलकर वह तुरंत वहां से निकल गया। वंश और कृतिका को कुछ समझ नहीं आया कि आदित्य यूं अचानक कहाँ जा रहा है, पर वंश इतना जरूर समझ गया कि जरूर कोई सीरियस मैटर है। वह कृतिका को लेकर कार में बैठ गया और अपने पैलेस की तरफ कार घुमा दी। वंश को इस वक्त रितेश पर बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था, पर वह किसी तरह से खुद को संभाले हुए था, क्योंकि इस वक्त उसे कृतिका को संभालना था। साथ ही इतने सालों बाद मिस्टर सिन्हानिया को अपनी आंखों के सामने देखकर उसे अपने पुराने जख्म भी याद आ गए थे, जिन्हें वह कभी याद करना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ आदित्य कार को सुपरफास्ट स्पीड से मुंबई की सड़कों पर दौड़ा रहा था। बढ़ते वक्त के साथ उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। वह बस जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था। सिटी हॉस्पिटल में दीक्षा, नित्या और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अपने रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल आई थी। दीक्षा का चेकअप करने वाली डॉक्टर वर्मा आज ड्यूटी पर नहीं थी, उनकी जगह पर कोई और ही था। उस डॉक्टर को देखकर दीक्षा को बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। उसने नित्या से कहा, नित्या, तुम्हें ये डॉक्टर कुछ अजीब सी नहीं लग रही? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा के बॉडीगार्ड्स बाहर ही खड़े थे और उनका वेट कर रहे थे।
नित्या भी उस डॉक्टर को गौर से देख रही थी, उसे भी कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। इसलिए उसने दीक्षा को रोकते हुए कहा, भाभी आप एक मिनट रुकिए, मैं भाई को कॉल करके यही बुला लेती हूँ। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ने हाँ में सिर हिलाया। नित्या आदित्य को कॉल करने के लिए कैबिन रूम से बाहर आ गई। दीक्षा के सामने बैठी वो डॉक्टर दीक्षा की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ मिसेस मल्होत्रा? कोई प्रॉब्लम है क्या? आई थिंक हमें अपने चेकअप का प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोली, जस्ट गिव मी 5 मिनट डॉक्टर, मेरे हस्बैंड आते ही होंगे, फिर आप चेकअप स्टार्ट कर सकती हैं। दीक्षा की बातें सुनकर उस डॉक्टर को अपना प्लेन फेल होता हुआ नजर आया। उसने एक फेक स्माइल पास करते हुए दीक्षा से थोड़ी दूर जाकर किसी को कॉल किया और बोली, ये लड़की तो मुझे 5 मिनट वेट करने का बोल रही है, जब उसके हस्बैंड आ जाएंगे तब वह अपना चेकअप कराना चाहती है। उद्धरण चिन्ह। सामने से एक कड़क आवाज आई, जस्ट शट अप, अगर उसका हस्बैंड आ गया तो समझ लो कि तुम्हारा खेल खत्म। इसलिए जो भी करना है अभी के अभी करो, वरना समझ लेना मेरा हाथ अभी भी तुम्हारी गर्दन पर है। मैंने तुम्हें 50 लाख इसलिए नहीं दिए कि तुम बहाने मार सको। सामने वाले की बातें सुनकर वो डॉक्टर बोली, रिलैक्स, मैं कुछ करती हूँ। ये बोलकर वह वापस दीक्षा के पास आ गई। दीक्षा को आज एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो डॉक्टर दीक्षा को कन्विंस करते हुए बोली, मैडम हमें बाकी पेशेंट्स को भी चेक करना है, प्लीज आप जल्दी कीजिए। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा को डॉक्टर का बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा था। उसकी बातें दीक्षा को उस पर शक करने को मजबूर कर रही थी। पर डॉक्टर के लाख मनाने पर भी जब दीक्षा नहीं मानी तो डॉक्टर ने अपना असली रूप दिखा ही दिया। उसने कैबिन का इलेक्ट्रॉनिक डोर बंद कर दिया और दीक्षा की तरफ देखकर डेविल स्माइल करने लगी। दीक्षा की घबराहट के मारे बुरा हाल हो गया था। उसने अपने पेट पर हाथ रखकर अपनी घबराई हुई आंखों से डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोली, कौन हो तुम? दीक्षा की बातें सुनकर डॉक्टर डेविल स्माइल करते हुए बोली, बहुत जल्दी पहचान गई मिसेस दीक्षा आदित्य मल्होत्रा, पर अफसोस आज तुम्हें अपनी इस नन्ही सी जान से जुदा होना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। उस डॉक्टर की बातें सुनकर दीक्षा की तो डर के मारे सांस ही थमने लगी। उसने अपनी पीठ पर अपने दोनों हाथ मजबूती से बांध लिए और उस डॉक्टर की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोली, कौन हो तुम और क्यों मेरे बच्चे की जान के पीछे पड़ी हो? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा की बातें सुनकर उस डॉक्टर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वह दीक्षा की तरफ देखते हुए बोली, मैं कौन हूँ ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने मुझे 50 लाख ऑफर किया है तुम्हारे बच्चे को गिराने के लिए, इसलिए अब तुम्हारे बच्चे को मरना होगा। दीक्षा आंखें फाड़े उस डॉक्टर को देखने लगी। उसे डॉक्टर की बातें सुनकर इतना गुस्सा आया कि वह अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई और एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक डॉक्टर होकर ऐसी घटिया बातें करते हुए तुम पैसे के लालच में ये भी भूल गई कि तुम भी एक औरत हो। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो, वरना अगर मेरे हस्बैंड यहाँ आ गए ना तो तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा की बातें सुनकर वो डॉक्टर शैतानी हंसी हंसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि दीक्षा ने कोई जोक मारा हो। पैसे के लालच में वो डॉक्टर ये भूल ही गई थी कि उसके सामने शहर के सबसे पावरफुल और खतरनाक आदमी की बीवी खड़ी है। वह दीक्षा की तरफ बढ़ते हुए बोली, जान तो तुम्हारा हस्बैंड तब लेगा ना जब उसे मेरे बारे में पता चलेगा, उससे पहले ही मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह दीक्षा को एक इंजेक्शन चुभा देती है जिससे वह बेहोश हो जाती है। फिर वह दीक्षा को लेकर एक रूम की तरफ चली जाती है, जहाँ वह किसी के कहने पर दीक्षा का अबॉर्शन कर उसका ऑपरेशन करने वाली थी, ताकि वह कभी मां नहीं बन पाए। नित्या ने आदित्य को कांटेक्ट करने की काफी कोशिशें की पर आदित्य ने कॉल पिक नहीं किया। नित्या को भी बहुत घबराहट हो रही थी। उसने जब डॉक्टर के कैबिन का डोर लॉक पाया तो उसकी घबराहट कई गुना बढ़ गई। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को वहां बुलाना चाहा, पर वो भी वहां पर बेहोश पड़े थे। नित्या समझ गई थी कि दीक्षा इस वक्त बड़ी मुसीबत में है। नित्या को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में वह क्या करे। उसे जल्द से जल्द आदित्य तक ये बात पहुंचानी थी। वह इसी उधेड़बुन में लगी हुई थी कि तभी आदित्य की कार हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में रुकी और वह दौड़ते हुए उस एरिया में चला गया जहां दीक्षा आज अपना रूटीन चेकअप कराने आई थी। ये हॉस्पिटल का वीआईपी एरिया था, इसलिए इधर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। आदित्य जल्दी से नित्या के पास गया। नित्या अपनी घबराई हुई आवाज में बोली, भाई वो भाभी। इतना कहकर उसने कैबिन के डोर की तरफ इशारा किया जो कि लॉक था। ये देखकर आदित्य का चेहरा बिल्कुल सर्द हो गया। उसने नित्या के दोनों कंधे को पकड़कर उसे वही वेटिंग चेयर पर बैठाते हुए कहा, खुद को संभालो। उद्धरण चिन्ह। आदित्य के ऑर्डर पर हॉस्पिटल का सर्विस स्टाफ उस इलेक्ट्रॉनिक डोर को ओपन कर देता है। आदित्य का गुस्सा देखकर पूरा मैनेजमेंट सख्ते में आ गया था। वो डॉक्टर जो कि दीक्षा के अबॉर्शन की तैयारी कर ही रही थी कि तभी अचानक उस रूम का दरवाजा धड़ाम से खुलता है। उस डॉक्टर को ये डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वह उस तरफ गुस्से से देखने लगती है, लेकिन अपने सामने एक खतरनाक पर्सनैलिटी के इंसान और उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स को देखकर उस डॉक्टर के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वह समझ जाती है कि हो न हो ये आदमी इस लड़की का पति है। आदित्य अपनी गुस्से से लाल आंखों से एक नजर उस डॉक्टर को देखता है, जैसे कि वह अभी के अभी उसे जलाकर राख कर देगा। अपने बॉडीगार्ड्स को उसे वहां से ले जाने का ऑर्डर देता है। फिर उसकी निगाहें दीक्षा की तरफ जाती है, जो हॉस्पिटल बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसे दीक्षा की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। उसने दीक्षा के हाथ को अपने हाथों में लिया और उसे प्यार से चूम लिया। हॉस्पिटल की एक दूसरी गायनोकोलॉजिस्ट दीक्षा को चेक कर रही थी। आदित्य का दिल किसी अनहोनी के डर से बार बार घबरा रहा था। वह बस यही प्रे कर रहा था कि सब ठीक हो। तभी डॉक्टर दीक्षा को चेक करके बाहर आई। आदित्य हड़बड़ी में उस डॉक्टर से पूछने लगा, डॉक्टर मेरी वाइफ और बच्चा दोनों ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। वो डॉक्टर आदित्य की घबराहट समझ सकती थी, क्योंकि सवाल यहाँ पर उसके बच्चे का था। अगर 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो शायद उसका बच्चा इस दुनिया से जा चुका होता। वो डॉक्टर आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी मिस्टर मल्होत्रा, मिसेस मल्होत्रा और आपका बेबी दोनों पूरी तरह से ठीक हैं, एंड वी आर वेरी सॉरी फॉर टुडेस इंसिडेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ये पता करने की कोशिश कर रही है कि डॉक्टर वर्मा के प्लेस पर ये डॉक्टर क्या कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। आदित्य अपनी सर्द निगाहों से सामने की तरफ देखते हुए बोला, मैं पता कर लूंगा कि ये डॉक्टर यहाँ क्या कर रही थी और उसके किए की सजा भी उसे जरूर मिलेगी। मैं इसे आपके हॉस्पिटल मैनेजमेंट की आखिरी गलती समझ रहा हूँ। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो पूरे हॉस्पिटल को मेरे हाथों से कोई बचा नहीं पाएगा। उद्धरण चिन्ह। आदित्य की धमकी भरी बातें सुनकर उस डॉक्टर की जान हलक में अटक जाती है।
पर वो जानती थी कि आदित्य ये कर सकता है। वो डॉक्टर बोली, सॉरी फॉर दी इनकन्वीनियंस मिस्टर मल्होत्रा, वी अश्योर यू आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह वहां से निकल जाती है। डॉक्टर ने दीक्षा को होश में लाने के लिए ऑलरेडी इंजेक्शन दे दिया था, इसलिए वह दीक्षा को गोद में उठाए हुए ही वहां से बाहर आया। बाहर नित्या घबराई सी इधर उधर टहल रही थी, तभी उसे आदित्य बाहर आता हुआ नजर आया। उसकी गोद में दीक्षा थी। वह फिक्र भरी निगाहों से आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, भाई भाभी ठीक तो है ना और बेबी वो? उद्धरण चिन्ह। आदित्य नित्या की घबराहट समझ सकता था। जब से घर में बेबी के आने की खुशखबरी आई थी, नित्या, ईशान और मोहित बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। वो बेबी को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी थे। आदित्य नित्या को शांत कराते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी भाभी और बेबी दोनों ठीक है। आदित्य दीक्षा और नित्या को लेकर अपने पैलेस के लिए निकल गया। अब तक वंश और कृतिका भी पैलेस पहुंच चुके थे। वंश इस वक्त बेहद ही ज्यादा गुस्से में था। वह पैलेस के अंदर आकर सीधे अपने कमरे की तरफ चला गया। वहां हॉल के सोफे पर शीतल जी बैठी हुई थी। वो फिक्र भरी निगाहों से वंश और कृतिका को देख रही थी। कृतिका शीतल जी की तरफ देखते हुए बोली, दादी माँ, सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर इस वक्त वंश को संभालना जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। शीतल जी ने आंखों के इशारे से हाँ में सिर हिलाया। कृतिका अपने कमरे में चली गई। अंदर आकर देखा तो वंश गुस्से में खड़ा था। कृतिका ने वंश के कंधे पर हाथ रखा तो वह एकदम से कृतिका की तरफ पलट गया। इस वक्त वंश की आंखें गुस्से और नफरत से लाल हो चुकी थी। वंश का ये रूप देखकर कृतिका को बहुत डर लग रहा था। वंश कृतिका की दोनों बाहें पकड़कर उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, वाइफी, उस रितेश सिन्हानिया की हिम्मत भी कैसे हुई कि वो तुम्हें हाथ लगाने चला था? वंश सिन्हानिया के गुरूर को हाथ लगाने चला था, तुमने मुझे क्यों रोका? मैं उसकी जान ले लेता। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वंश एक बार फिर अपने आपे से बाहर होने लगा। कृतिका ने हिम्मत करके वंश के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसकी तरफ प्यार से देखते हुए बोली, वंश प्लीज शांत हो जाइए, अपने गुस्से को काबू में कीजिए, मुझे आपके इस रूप से बहुत डर लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। कृतिका की लास्ट लाइन सुनकर वंश ने खुद को काबू करने की कोशिश की। उसने अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश की, पर अचानक उसने कृतिका के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। कृतिका ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और वंश के इमोशंस को शांत करने की कोशिश करने लगी। वंश की इस किस में गुस्सा, बेचैनी, कृतिका को खोने का डर, ऐसे बहुत सारे इमोशंस थे। धीरे धीरे वंश वाइल्ड होने लगा। उसकी किस अग्रेसिव होने लगी, पर कृतिका ने उसे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, क्योंकि वह चाहती थी कि वंश अपने सारे इमोशंस बाहर निकाले। आज उस हालत में जब उसने कृतिका को देखा था, उसके दिल पर क्या बीती होगी, ये कृतिका अच्छी तरह से समझ सकती थी, क्योंकि आज तक वंश ने खुद कृतिका को उसकी मर्जी के बिना हाथ नहीं लगाया था, जबकि वह उससे शुरू से ही बेइंतहान प्यार करता था। वंश तो कृतिका पर किसी की निगाहें भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज किसी ने उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। वंश उस शख्स को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता था। बस कृतिका की बात मानकर उसने उस वक्त रितेश सिन्हानिया को छोड़ दिया था, पर उसके साथ क्या करना है, ये तो वंश ने पहले ही सोच रखा था। बस वह उसके एक बार होश में आने का वेट कर रहा था। कृतिका को किस करते हुए वह उसका ब्लेजर उतार कर साइड में फेंक देता है, जो उसने उसे पहनाया हुआ था। वंश की निगाहें कृतिका की फटी हुई साड़ी पर पड़ती है तो एक बार फिर वह गुस्से से लाल हो जाता है। वह कृतिका को अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है। कृतिका की साड़ी को एक झटके में उसकी बॉडी से रिमूव कर देता है और हॉट शॉवर ऑन करके कृतिका को लेकर शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है। शॉवर की बूंदें कृतिका और वंश के बदन को गीला कर रही थी। वंश की निगाहों की तपिश अपने बदन पर महसूस करके कृतिका की निगाहें झुक जाती है और वह वंश के सीने में खुद को छिपा लेती है। वंश उसे अपनी बाहों के घेरे में कसकर थाम लेता है। वह कृतिका की खुली पीठ और कमर पर हाथ फेर रहा था। थोड़ी देर तक कृतिका यूं ही वंश के आगोश में रहती है। फिर वंश उसे खुद से अलग कर एक बार फिर उसके गुलाबी होंठों पर अपने गर्म होंठ रखकर उसे किस करने लगा। कृतिका भी उसका पूरा साथ देने लगी। किस करते हुए कृतिका के हाथ वंश के बालों पर चल रहे थे, वहीं वंश के हाथ कृतिका की खुली कमर को सहला रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वंश को फील होता है कि कृतिका की सांसें उखड़ने लगी है तो वह उसके होंठों को रिलीज कर उसकी गर्दन पर आ जाता है। ऐसा करते हुए वह कृतिका की बॉडी से उस रितेश सिन्हानिया की गंदगी को मिटाने की कोशिश कर रहा था, जिसने आज उसके करीब आने की जुर्रत की थी। कृतिका भी यही चाहती थी कि वंश अपने प्यार भरे एहसास से एक बार फिर उस पर अपनी छाप छोड़ जाए। वंश कृतिका की गर्दन को बड़े ही शिद्दत के साथ चूम रहा था और उस पर अपने प्यार की छाप छोड़ रहा था। वंश की इस मधोशी भरी छुअन से कृतिका आहें भरने पर मजबूर हो रही थी। उसकी नेक पर अपने होंठ फिराते हुए वह आहिस्ते से कृतिका की ब्लाउज की डोरियां खोल देता है और उसके ब्लाउज को कंधे से थोड़ा सरका देता है। वह एक बार फिर कृतिका के कदों और उसकी कोलर बोन को वाइल्डली किस करने लगा। कृतिका वंश की बेचैनी को अच्छी तरह महसूस कर पा रही थी। उसके कंधे के हर हिस्से को अपने होंठों से नापने के बाद वह एक नजर कृतिका को देखता है, फिर अपने घुटने के बल नीचे झुक जाता है, फिर अपने दोनों हाथों से कृतिका की खुली कमर पर हाथ रखकर अपने गर्म होंठ उसके पेट पर रख देता है। वंश की इस मधोशी भरी छुअन से कृतिका की बॉडी में एक सिहरन सी छूट जाती है। कृतिका की पकड़ वंश की बॉडी पर कस जाती है। वंश उसे और भी ज्यादा बेचैन करते हुए बड़ी ही मधोशी के साथ उसके पूरे पेट पर अपने होंठ फेरने लगा, जिससे कृतिका की मधोशी भरी आहें और तेज होने लगी। अचानक कृतिका की एक जोर की आह निकल गई क्योंकि वंश ने उसकी नाभिल पर जोर से काट लिया था। कृतिका जो की आहें भर रही थी, वंश की इस हरकत पर वह उसे गुस्से से घूरने लगी। कृतिका का ये रिएक्शन देखकर वंश के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। थोड़ी ही देर में वंश कृतिका और अपने बाकी बचे कपड़ों को भी रिमूव कर देता है और कृतिका की पूरी बॉडी पर अपनी छाप छोड़ते हुए उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। कृतिका वंश के प्यार को महसूस कर रही थी। अपनी बेचैनी की वजह से वंश आज कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो रहा था, इसलिए कृतिका को बाकी दिनों के मुकाबले आज थोड़ा पेन भी हो रहा था। पर वंश की बेचैनी की तुलना में तो उसका ये पेन कुछ भी नहीं था। वंश ने कृतिका पर जी भर कर प्यार लुटाया। अचानक वंश की निगाहें कृतिका के दर्द भरे चेहरे पर पड़ी। उसे रियलाइज हुआ कि वह आज बहुत वाइल्ड हो रहा था। उसने कृतिका के होंठों पर एक लाइट किस किया और उससे अलग हुआ। कृतिका इस वक्त काफी ज्यादा थकी हुई थी, जो उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। ये थकान वंश ने ही उसे दी थी। वंश उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोला, वाइफी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? कृतिका आज थोड़े दर्द में तो थी।
उसे अपनी निचली बॉडी में काफी पेन महसूस हो रहा था, पर वह वंश के सामने अपना दर्द छिपाते हुए धीरे से ना में सिर हिला देती है। पर वंश समझ जाता है कि उसकी जान आज तकलीफ में है। वह कृतिका को बाथरूम के फर्श से अपनी गोद में उठाकर बाथटब का टेम्परेचर सेट करता है और कृतिका को अपनी गोद में लेकर बाथटब में लेट जाता है। गर्म पानी की वजह से कृतिका को बहुत राहत मिल रही थी। साथ ही वंश की बाहों की गर्माहट भी उसे एक सुकून देने का काम कर रही थी। अब तक वंश का गुस्सा और बेचैनी भी काफी हद तक कम हो चुका था। कृतिका वंश के सीने पर सिर रखे हुई थी। वंश अपने हाथ कृतिका की खुली पीठ पर चला रहा था। थोड़ी देर बाद जब कृतिका रिलैक्स फील करती है तो वंश उसे बाथटब से बाहर लेकर क्लोजेट रूम में चला जाता है। कृतिका को लाइट पिंक कलर का एक प्रिंसेस नाइट गाउन पहना देता है और खुद भी लोवर टी शर्ट पहनकर बाहर आता है। वह कृतिका को बेड पर आराम से लेटा देता है और खुद उसके बगल में लेट जाता है। कृतिका सरकते हुए वंश के पास आ जाती है और उसके सीने में खुद को छिपा लेती है। वंश उसके बालों की खुशबू लेते हुए उसके सिर पर प्यार से किस करते हुए बोला, वाइफी अब तुम कैसा फील कर रही हो? कहीं तुम्हें दर्द? उद्धरण चिन्ह। वंश ने इतना ही कहा था कि कृतिका वंश के होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए उसे शांत कराकर बोली, शश। वंश आप शांत हो जाए। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी फिक्र होती है, पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी आपके दिए दर्द में भी एक मिठास छिपी होती है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर कृतिका शर्माते हुए वंश के सीने में खुद को छिपा लेती है, क्योंकि उसे पता था अगर वह आई कांटेक्ट थोड़ी देर तक और मेंटेन करती है तो वंश उसे टीज करने का एक मौका नहीं छोड़ेगा। कृतिका की बातें सुनकर वंश के फेस पर एक सुकून भरी स्माइल आ जाती है। अब वंश के लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कृतिका का प्यार था। वो उसकी हर मर्ज की दवा थी। वह चाहे कितने भी गुस्से में क्यों न रहे, पर कृतिका के प्यार के आगे उसका हर गुस्सा ठंडा पड़ जाता था। ये कृतिका के प्यार का ही जादू था। कुछ सोचकर कृतिका एक नजर वंश की तरफ देखते हुए बोली, वंश पता नहीं क्यों पर मुझे रितेश सिन्हानिया की मॉम कुछ अजीब सी लग रही थी। कृतिका के इस सवाल पर वंश, जो कि इन सब इंसिडेंट को एक बार के लिए भूल चुका था, उसे दोबारा याद आ जाता है। उसका चेहरा बेहद ही कठोर हो जाते हैं। वंश को एक बार फिर उसके रौद्र रूप में वापस जाता देख कृतिका अपनी टिमटिमाती मासूम आंखों से वंश को देखने लगी। वंश ने एक नजर कृतिका की तरफ देखा और बोला, वाइफी मैं अभी इस बारे में बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता। उद्धरण चिन्ह। कृतिका ने भी आगे कुछ नहीं पूछा। उसके लिए वंश का वक्त पर पहुंचना ही काफी थी। उस वक्त भी वह लगातार भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि वो जल्द से जल्द वंश को उसके पास भेज दे। कृतिका को वंश पर पूरा भरोसा था कि वह कभी उसके साथ कुछ गलत होने नहीं देगा। कृतिका का रितेश सिन्हानिया की मॉम के बारे में जो परसेप्शन था वो बिल्कुल सच था। रितेश की मॉम मिसेस राधिका सिन्हानिया ने हमेशा वंश के बारे में बुरा सोचा था। वह कैसे भी करके वंश के वजूद को इस दुनिया से मिटाना चाहती थी, क्योंकि वंश के होते हुए ऐसी बहुत सी चीजें थी जो उसके बेटे की नहीं मिल सकती थी। वैसे तो वंश के डैड मिस्टर सिन्हानिया ने खानदानी प्रॉपर्टी का बहुत सा हिस्सा, जिसका पूरा पूरा हकदार वंश था, उसे चालाकी से अपने बेटे रितेश को दिलवा दिया। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मिसेस राधिका के कलेजे को ठंडक नहीं मिली थी। अभी भी उनके दिल में वंश के लिए नफरत की आग बराबर जल रही थी। सिन्हानिया एम्पायर्स, जिस कंपनी को वंश के दादाजी ने अपनी मेहनत के दम पर खड़ी की थी, उसकी कमान उन्होंने पहले ही वंश को सौंप दी थी जब वह छोटा बच्चा ही था। वंश के दादाजी अपने बेटे के बारे में पहले ही जान चुके थे, इसलिए सिन्हानिया परिवार की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी का वारिस पहले ही वंश को बना दिया था। बाद में जब वंश के डैड को इस बारे में पता चला तो उन्हें अपने ही खून से जलन होने लगी। प्रॉपर्टी के लालच में वो ये तक भूल बैठे थे कि जिससे वो जल रहे हैं वो उनका अपना खून है। वंश ने अपने डैड की मक्कारी को देखते हुए ही अपना घर, कंपनी और सारी प्रॉपर्टी छोड़ दी। हालांकि इन सब का मालिक वह आज भी था, बस उन्हें यूज नहीं करता था, वरना आज भी उन सब का कानून तौर पर वह मालिक था। मिस्टर सिन्हानिया, रितेश और मिसेस राधिका के दिल में इसकी वजह से भी वंश के लिए सांप लूटते रहते थे। मिस्टर सिन्हानिया और रितेश का फोकस कंपनी की ग्रोथ पर न होकर प्रॉफिट के लालच में ज्यादा था। दोनों ही एक अच्छे लीडर नहीं थे और एक अच्छी लीडरशिप की कमी के कारण कंपनी लगातार लॉसेस की तरफ जा रही थी। वंश उस कंपनी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था, क्योंकि ये उसके दादाजी की आखिरी निशानी थी। इसलिए अब वंश बहुत जल्द सिन्हानिया एम्पायर्स की बागडोर अपने हाथों में लेने वाला था, क्योंकि आदित्य भी यही चाहता था। उसके ही ऑर्डर्स थे कि अब वंश को और इंतजार नहीं करना चाहिए। रितेश की मॉम मिसेस राधिका ने जब कृतिका और वंश की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देखा तो वो अंदर तक जल गई, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि वंश कभी खुश रहे और कोई लड़की उसकी जिंदगी में आए, उससे शादी करे और फिर वंश के बच्चे को जन्म दे, क्योंकि उन प्रॉपर्टी के पेपर्स के हिसाब से वंश के बाद कंपनी और बाकी प्रॉपर्टीज पर वंश के बच्चे का हक होगा। मिसेस राधिका इतनी गिरी हुई औरत थी कि वह वंश के अजन्मे बच्चे से भी नफरत करती थी, जो शायद अब तक अपनी माँ की कोख में आया भी नहीं था। पर अब मिसेस राधिका आसानी से वंश का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। अब तो कृतिका का प्यार और साथ जिंदगी के हर कदम और हर मोड़ पर वंश के साथ था। मिसेस राधिका के शैतानी दिमाग में ये बात भी आ चुकी थी कि अब कैसे भी करके वह दोनों को अलग करके रहेगी, क्योंकि दोनों का यूं करीब रहना उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता था। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि वंश के जिंदा होते हुए उसका बेटा पूरी तरह से इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता। इसके लिए उसे वंश को अपनी जिंदगी से हटाना बेहद जरूरी था। थोड़ी ही देर में आदित्य भी दीक्षा को अपनी गोद में लेकर पैलेस पहुंच जाता है। दीक्षा को आदित्य की बाहों में ऐसी हालत में और नित्या के चेहरे की घबराहट देखकर सब उन्हें वहां पर घेर लेते हैं। ईशान फिक्र भरी निगाहों से आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, भाई भाभी को क्या हो गया? वो ठीक तो है ना? और अपना लिटिल चैंप वो भी ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। ईशान के चेहरे पर एक घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी। आदित्य उसे शांत कराते हुए बोला, रिलैक्स, सब ठीक है। दीक्षा बस बेहोश हुई है, थोड़ी ही देर में उसे होश आ जाएगा। फिर वह दीक्षा को लेकर अपने कमरे की तरफ चला गया। नित्या भी अपने कमरे की तरफ चली गई, क्योंकि इस वक्त वह रेस्ट करना चाहती थी। वहीं शीतल जी ने आदित्य की आंखों को पहले ही पढ़ लिया था। वो समझ चुकी थी कि जरूर कोई बात है जो आदित्य उनसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। शीतल जी आदित्य और दीक्षा के कमरे की तरफ जाने लगी। आदित्य ने दीक्षा को बेड पर आराम से लेटा दिया। अब तक शीतल जी भी उस कमरे में आ चुकी थी। दीक्षा को अब तक होश नहीं आया था। आदित्य अपनी फिक्र भरी निगाहों से दीक्षा को ही देख रहा था। तभी वहां पर शीतल जी आ जाती हैं। वो आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, बेटा क्या बात है, आप बताएं हमें। उद्धरण चिन्ह। आदित्य एक गहरी सांस लेता है और वो सब कुछ बता देता है जो पिछले 2 दिनों से होता आ रहा था।
किस तरह कृतिका किडनैप हो गई थी और हॉस्पिटल में दीक्षा पर अटैक हुआ था। उसका जबरदस्ती अबॉर्शन कराने की भी कोशिश हुई थी, पर आदित्य समय पर पहुंच गया था। अगर वो 1 मिनट के लिए भी लेट गया होता तो वह दीक्षा और अपनी नन्ही सी जान दोनों को ही हमेशा हमेशा के लिए चली जाती। ये सोचते हुए आदित्य के फेशियल एक्सप्रेशंस बेहद ही खतरनाक हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी के अभी उस गिरी हुई डॉक्टर और उसके मास्टर को तड़पा तड़पा कर उसकी जान ले ले। इतना तो तय था कि आदित्य उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला था। आदित्य दीक्षा को बेड पर आराम से लेटा देता है और उसके माथे को चूमकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। 10 मिनट बाद वह चेंज करके बाहर आता है और दीक्षा के बगल में बैठकर उसके मुलायम हाथ को अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से चूम लेता है और उसके मासूम चेहरे को निहारने लगा। उसे दीक्षा की फिक्र हो रही थी। हालांकि डॉक्टर ने उसे कहा था माँ और बच्चा दोनों ठीक है, पर फिर भी दीक्षा को होश में न आता देख आदित्य का दिल घबरा रहा था। वह दीक्षा के हाथ को अपने माथे पर लगाए हुए था। तभी अचानक दीक्षा के हाथों में हलचल होने लगी। ये फील करके आदित्य दीक्षा के फेस की तरफ देखने लगा। दीक्षा धीरे से कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। जब वह अपने सामने आदित्य को देखती है तो वह हड़बड़ा कर बेड से उठ जाती है और पैनिक करते हुए बोली, आदि, वो डॉक्टर हमारे बच्चे को मारना चाहती थी आदि। उसने मुझे, वो हमारा बेबी ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने उसे जल्दी से अपने सीने से लगा लिया। आदित्य उसके पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, रिलैक्स वाइफी, सब ठीक है। आदित्य की बाहों में दीक्षा ने खुद को ढीला छोड़ दिया। वह थोड़ी रिलैक्स हो गई, वरना अपने बेबी के बारे में सोचते हुए दीक्षा की जान ही निकल गई थी। थोड़ी देर तक दीक्षा को कंफर्ट करते हुए आदित्य को अपने कंधे पर कुछ गीला गीला फील हुआ। आदित्य ने जब दीक्षा को खुद से अलग करते हुए अपने सामने किया तो पाया दीक्षा की आंखों में आंसू थे। वह रो रही थी। दीक्षा के आंसू देखकर आदित्य के दिल में दर्द होने लगा। वह बहुत ही प्यार से दीक्षा के आंसू पोंछते हुए बोला, वाइफी तुम रो मत, मैंने हमारे बेबी और तुम्हें दोनों को बचा लिया है। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा आदित्य के चेहरे की तरफ देखते हुए आंसू बहाते हुए बोली, आदि आपको पता है जब उस डॉक्टर ने हमारे बेबी को मारने की बात की थी तो मैं कितना डर गई थी। एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया। दीक्षा के डर को आदित्य अच्छी तरह से समझ सकता था। किसी भी माँ के लिए अपने बच्चे से अलग होने की बात बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली होती है। आदित्य ने उसे दोबारा अपने सीने में छिपा लिया और उसके सिर पर 2-3 बार किस करते हुए बोला, गुनहगार को सजा मिलेगी वाइफी, एंड आई प्रॉमिस यू आज कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा अपनी आंसू भरी आंखों से आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आदि आज के बाद से मैं कभी हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। आदित्य जानता था कि इस वक्त दीक्षा काफी ज्यादा डरी हुई है, इसलिए उसका ये रिएक्शन लाजमी है। आदित्य ने उसे समझाने की कोशिश नहीं करते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाया और कहा, ठीक है, पर तुम आंसू बहाना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह आहिस्ते से दीक्षा के आंसू पोंछकर उसके गालों को अपने हाथों में भरकर उसके माथे को प्यार से चूम लेता है और नीचे झुकते हुए दीक्षा के पेट को भी चूम लेता है। फिर दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं हमारे लिए डिनर ऑर्डर कर देता हूँ। दीक्षा आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आदि मुझे भूख नहीं है। आदित्य दीक्षा के गालों को अपने हाथों में भरते हुए बोला, भूख नहीं है फिर भी खाओ। तुम्हें भूख नहीं लगी तो क्या हुआ, डैडी की लिटिल प्रिंसेस को तो भूख लगी होगी ना। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा आदित्य की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बोली, तो इसका मतलब आपको मेरी नहीं बल्कि अपनी ननी प्रिंसेस की फिक्र है। ये बोलकर दीक्षा उससे मुंह फेरने लगी तो आदित्य उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोला, मैंने ऐसा कब कहा मेरी जान? अगर मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर रहा होता, तुमसे प्यार नहीं कर रहा होता तो हमारी ननी सी जान तुम्हारे पेट में कैसे आती? उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह दीक्षा के कान के नीचे चूम लेता है। दीक्षा उससे छूटने की कोशिश करते हुए बोली, बातें बनाना कोई आपसे सीखे। फिर वह उठकर वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने चली जाती है। दीक्षा के जाने के बाद आदित्य किसी को कॉल करता है। उसके फेस पर इस वक्त बेहद ही कठोर भाव थे। वह कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद दीक्षा भी चेंज करके वापस आ जाती है। उसने इस वक्त एक पर्पल कलर की प्रिंसेस नाइट गाउन पहनी हुई थी जिसमें वह बहुत प्यारी लग रही थी। आदित्य दीक्षा को सोफे पर बिठा देता है और थोड़ी ही देर में डिनर की ट्रॉली भी वहाँ हाजिर हो जाती है। आदित्य ट्रॉली सोफे के पास लाकर अपने और दीक्षा के लिए डिनर सर्व करता है। वह दीक्षा को अपने हाथों से खिलाता है। दीक्षा भी आदित्य को अपने हाथों से खिलाती है। थोड़ी ही देर में दोनों डिनर फिनिश कर लेते हैं। डिनर के बाद आदित्य दीक्षा को वही कमरे में ही थोड़ी देर वॉक करता है। दीक्षा को इस वक्त वॉक करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए वह बार बार मुंह बनाते हुए चल रही थी। वह आदित्य के पास मासूम सी शक्लें ही बनाकर देख चुकी थी, पर आदित्य पर इन सब का कोई असर ही नहीं हुआ। दीक्षा किसी छोटे बच्चे की तरह कभी कभी पैर भी पटक रही थी। दीक्षा की इन हरकतों से आदित्य को मन ही मन बहुत हंसी भी आ रही थी। वह अपने मन में बोला, दीक्षा की हरकतें देखकर कभी कभी मुझे डाउट होता है कि कहीं बेबी अपनी मम्मा को देखकर ये ना कहे, डैडी आप मम्मा को संभालो, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। ये सोचकर आदित्य स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाया। वहीं दीक्षा ने भी उसे स्माइल करते हुए अपने आंखों के कोनों से देख लिया था। वह मन ही मन बोली, मेरी परेड लगाकर खुद मन ही मन लड्डू फोड़ रहे हैं अपने मन में। वह एक राउंड लगाकर आदित्य के पास आई और बोली, आदि आज के लिए इतना काफी है, मुझसे और नहीं होगा। आदित्य ने दीक्षा के चेहरे को देखा। उसके फेस पर थकावट साफ साफ नजर आ रही थी। उसने कुछ नहीं कहा और दीक्षा को लेकर बेड पर आ गया। दीक्षा को ठीक से सुलाकर उसे ब्लैंकेट से ठीक से कवर करते हुए उसके माथे को प्यार से चूमते हुए वहां से जाने लगा तो दीक्षा ने आदित्य का हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक दिया। वह आदित्य की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। आदित्य उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, मुझे कुछ जरूरी काम है वाइफी, बस उसे ही निपटा कर आ रहा हूँ। तुम थक गई हो, सो जाओ, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। पर दीक्षा ने ना में सिर हिलाते हुए उसके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, आप कहीं नहीं जाएंगे, मुझे आपकी बाहों में सोना है अभी। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने एक नजर दीक्षा की तरफ देखा। वह अपनी वाइफी की बात कैसे टाल सकता था, इसलिए वह उसके बगल में लेट गया और दीक्षा को आराम से अपनी बाहों में ले लिया। दीक्षा ने अपना सिर आदित्य के सीने पर रखा हुआ था। आदित्य दीक्षा के सिर पर प्यार से हाथ फेर रहा था, जिससे दीक्षा को बहुत राहत महसूस हो रही थी। थोड़ी ही देर में उसे दीक्षा की गहरी सांसों की आवाज आने लगी। वह समझ गया कि दीक्षा सो चुकी है। आदित्य ने आहिस्ते से दीक्षा को खुद से अलग किया और उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए उसके माथे को चूमकर बेडरूम से निकल जाता है।
वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में तारिका जी के चेहरे पर 12 बजे हुए थे, क्योंकि उस डॉक्टर को 50 लाख देकर दीक्षा के बच्चे को मारने का काम तारिका जी ने ही उसे सौंपा था। वैसे तो तारिका जी ने पहले से ही उस डॉक्टर को धमका रखा था कि अगर गलती से भी वो पकड़ी गई और उसने उनका नाम लेने की कोशिश भी की तो वो उसके परिवार को नहीं छोड़ेगी। पर फिर भी वह आदित्य के टॉर्चर के बारे में अच्छे से जानती थी। एक बार उसे गुस्सा आ गया तो वह मौत का देवता बन जाता था। उस डॉक्टर ने तो फिर भी उसके बच्चे को मारने की साजिश की थी। आदित्य इसके लिए उसे क्या सजा देना ये उससे बेहतर और कौन जान सकता था। तारिका जी खुद में परेशान होते हुए बोली, एक काम ढंग से नहीं हुआ। उस डॉक्टर से कहा था मैंने उसे कि ज्यादा हवा में उड़ने की कोशिश न करे और जल्दी से अपने काम को अंजाम दे, लेकिन नहीं। अब तो वह आदित्य के चंगुल में भी आ गई है। कहीं उसके टॉर्चर के आगे वो अपने घुटने ना टेक दे। इससे पहले ही मुझे उसका काम तमाम करना होगा, वरना आदित्य मेरा काम तमाम कर देगा। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए तारिका जी अपनी शैतानी बुद्धि में कुछ प्लान करने लगी। आदित्य अपनी कार में बैठकर अपने फार्म हाउस पर पहुंच चुका था, जहां उस डॉक्टर को बांध कर रखा गया था। देव पहले से ही वहां मौजूद था। आदित्य के बॉडीगार्ड्स लाइन से वहां पर खड़े थे। सबके चेहरे पर आज एक दहशत साफ साफ नजर आ रहा था और आए भी क्यों ना, आज एक बार फिर वे अपने बॉस का खौफनाक रूप जो देखने वाले थे। उन बॉडीगार्ड्स में से एक बॉडीगार्ड दूसरे बॉडीगार्ड को बोला, क्या ये औरत पागल है जो मैडम और उनके आने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाकर हमारे बॉस से पंगा लेना चाहती थी? सच में ये कोई पागल ही होगी जिसने अपनी मौत को खुद ही दावत दिया है। उद्धरण चिन्ह। दूसरा बॉडीगार्ड बोला, तुम्हें क्या लगता है इसके इस गुनाह के लिए बॉस इसके साथ क्या करने वाले हैं? पहला बॉडीगार्ड बोला, जो भी करेंगे इसके साथ साथ हमारी भी रूह कांप जाएगी। आज इस पागल औरत ने बॉस को फिर से एक डेविल बनने पर मजबूर किया है। उद्धरण चिन्ह। तभी उस कमरे में आदित्य एंटर हुआ। सारे बॉडीगार्ड्स ने सिर झुकाकर आदित्य को ग्रीट किया। फिर वहां पर अचानक से एक पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई, जो कि तूफान के आने की पहले की शांति थी, जो कि हड्डी तक को डर के मारे अंदर तक हिला देने का दम रखती थी। इतनी डरावनी सी शांति थी ये। आदित्य का खतरनाक औरा देखकर उस डॉक्टर का चेहरा तो डर के मारे पसीना पसीना हो गया था। तभी आदित्य की एक सर्द आवाज ने कमरे की चुप्पी तोड़ी, किसके कहने पर तुमने ये काम किया? आदित्य की टोन में एक खतरनाक गुस्सा शामिल था, जिसे महसूस करके उस डॉक्टर की रूह तक कांप गई। वह आदित्य मल्होत्रा को ठीक से जानती नहीं थी और उसे हल्के में लेने की गलती कर बैठी थी। उस डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे आदित्य का पारा एकदम से चढ़ गया। उसने उस डॉक्टर को एक जोरदार थप्पड़ खींचकर उसके गालों पर मारा, जिससे वह सीधे फर्श पर गिर पड़ी। उस डॉक्टर के होठों के किनारों से खून बहने लगा। फिर आदित्य के बॉडीगार्ड्स ने उसके इशारे पर उस डॉक्टर को दोबारा उसके सामने खड़ा कर दिया। अब उसकी आंखों में आदित्य का खौफ साफ साफ नजर आ रहा था। डर के मारे उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी चुप्पी आदित्य के खून को खौलाने का काम कर रही थी। वह दोबारा अपनी खतरनाक टोन में बोला, सीधी तरह से बता दो कि तुम्हारा मास्टर कौन है, वरना अगर मैं अपनी पर उतर आया तो तुम सह नहीं पाओगी और तड़प तड़प कर यहीं मर जाओगी। ये मत समझना कि तुम तो एक लड़की हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। आदित्य मल्होत्रा सजा देने के मामले में कभी भेदभाव नहीं करता, वो भी तब जब उसने मेरी जिंदगी पर हाथ डालने की कोशिश की हो। उद्धरण चिन्ह। आदित्य की कड़कती हुई आवाज सुनकर उस डॉक्टर की तो जैसे रूह कांप चुकी थी। खून पूरी तरह से सूख ही चुका था। वो हिम्मत करते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ बोली, सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं पैसों के लालच में आ गई थी, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। पर वह अपनी सफाई में कुछ भी बोले जा रही थी, पर तभी आदित्य की एक कड़क आवाज सुनाई पड़ी, इनफ। मुझे बहाने बनाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। जो पूछा है उसका जवाब दो। बताओ किसके कहने पर तुमने आदित्य मल्होत्रा की जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की साजिश की? उद्धरण चिन्ह। वो डॉक्टर आदित्य की तरफ देखते हुए अपनी दहशत से भरी आंखों के साथ बोली, मैं मजबूर हूँ, मैं उसका नाम नहीं बता सकती, वरना मेरी फैमिली बेमौत मारी जाएगी। आदित्य उसकी तरफ अपनी खतरनाक हो चुकी आंखों के साथ देखते हुए बोला, अगर तुमने उसका नाम नहीं बताया तो तुम बहुत बेरहमी से मारी जाओगी। उद्धरण चिन्ह। उस डॉक्टर की तो हाल बद से बदतर होने लगी, पर इससे पहले कि वो आदित्य को कुछ कहती, अचानक ने कहीं से एक गोली आई और उस डॉक्टर के माथे पर लगी। वह एक पल में ही वहीं पर ढेर हो गई। आदित्य के बॉडीगार्ड्स अवेयर होकर इधर उधर चेक करने लगे कि आखिर गोली आई कहां से। ये देखकर आदित्य का चेहरा भी पूरी तरह से सर्द हो गया। थोड़ी देर बाद उसके सारे बॉडीगार्ड्स और देव आदित्य के पास आ गए। देव आदित्य की तरफ देखकर अपना सिर झुकाते हुए बोला, बॉस हमारे बॉडीगार्ड्स ने चारों तरफ देख लिया, पर कहीं भी कोई नजर नहीं आया। उद्धरण चिन्ह। फिर वो एक जिप लॉक पैकेट में कुछ चीज आदित्य को दिखाते हुए बोला, बॉस हमारे बॉडीगार्ड्स को ये मिली है, आई थिंक ये उसी शूटर की है। आदित्य ने उसे ध्यान से देखा और देव को वापस देते हुए वार्निंग टोन में बोला, मुझे हर हाल में उस शूटर की इंफॉर्मेशन चाहिए। मुझे पूरा यकीन है ये वही इंसान है जो इस काम में उस डॉक्टर के साथ मिला हुआ था। उद्धरण चिन्ह। देव ने हाँ में सिर हिलाते हुए यस बॉस कहा। कुछ सोचकर आदित्य वहां से निकल गया। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। वह जल्दी से अपने पैलेस पहुंच गया। वह अपने कमरे में आकर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने वह दीक्षा को पाता है, जो कमरे की लाइट्स ऑन करके कमरे में ही बेचैनी से टहल रही थी। आदित्य जैसे ही कमरे के अंदर आया, दीक्षा दौड़कर आदित्य के पास चली गई और उसे हक कर लिया। आदित्य ने उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिए। फिर जल्द ही वह आदित्य से अलग हो जाती है और उससे मुंह फेर लेती है। आदित्य दीक्षा को देखता रह जाता है। वह दीक्षा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ करते हुए बोला, वाइफी। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा उससे मुंह फेरते हुए बोली, मत बात कीजिए, आप कहाँ छोड़कर चले गए थे मुझे? आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। आपको पता है आपको रूम में ना देखकर मैं कितनी डर गई थी। ये बोलकर दीक्षा रुनासा सा चेहरा बना लेती है। आदित्य दोबारा दीक्षा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो वह अपना हाथ झटक कर बेड पर आकर बैठ जाती है। ये देखकर आदित्य बेड पर दीक्षा के बगल में बैठ जाता है और आहिस्ते से उसे पीछे से हक कर लेता है। पहले दीक्षा कसमसाते हुए उससे छूटने की कोशिश करती है, पर आदित्य अपनी मजबूत पकड़ उस पर बनाए हुए था। थोड़ी देर बाद दीक्षा खुद पलटकर आदित्य के सीने से लग जाती है। आदित्य उसे अपनी बाहों में समेटकर उसके सिर पर 2-3 बार प्यार से चूम लेता है। दीक्षा आदित्य के सीने से अपना छोटा सा चेहरा निकाल अपनी टिमटिमाती आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आदि। आदित्य समझ गया कि अब उसकी प्यारी वाइफ अपनी डिमांड रखने वाली है। ये समझकर आदित्य दीक्षा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, हम बोलो। उद्धरण चिन्ह।
दीक्षा आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आपकी लिटिल प्रिंसेस को भूख लगी है, उसे नूडल्स खाने हैं। ये बोलकर वह अपनी आस भरी निगाहों से आदित्य की तरफ देखने लगी। आदित्य उसे अपनी आंखें छोटी करके देखता है तो दीक्षा दोबारा अपनी मासूम आवाज में बोली, वरना आपकी प्रिंसेस आपसे नाराज हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। आदित्य थोड़ी देर तक तो अपनी शैतान वाइफी को देखता रहा, फिर उसे अपनी गोद में उठाकर नीचे किचन की तरफ जाने लगा। उसने किचन का लाइट ऑन किया और दीक्षा को किचन काउंटर में बिठाकर उसके लिए नूडल्स बनाने की तैयारी करने लगा। तभी दीक्षा चुपके से फ्रिज से आइसक्रीम निकाल लेती है, क्योंकि इस वक्त उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी। आदित्य की निगाहें जैसे ही दीक्षा की तरफ गई, उसकी निगाहें सर्द हो गई। इससे पहले कि वह आइसक्रीम की एक भी बाइट लेती, आदित्य उससे आइसक्रीम का डिब्बा छीन लेता है और उसे वापस फ्रिज में रखकर दीक्षा को डांटते हुए बोला, इतनी रात में भी तुम्हें आइसक्रीम खाना है? बाहर ठंड कितनी है पता है ना तुम्हें? अगर तुम बीमार पड़ गई तो कभी तो अपना ध्यान रखा करो, इससे तुम्हारी और बेबी की हेल्थ दोनों अफेक्ट हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य की डांट सुनकर दीक्षा का चेहरा छोटा सा हो जाता है, पर वो जानती थी कि आदित्य का कहना भी गलत नहीं है, इसलिए वह कुछ नहीं कहती और मुंह लटका कर चुपचाप किचन काउंटर पर बैठ जाती है। आदित्य नूडल्स बनाने लगा। दीक्षा उसे कुकिंग करते हुए देख रही थी। आदित्य जब दीक्षा की तरफ देखता तो वह जानबूझकर अपना मुंह लटका लेती थी। आदित्य मन ही मन अपनी वाइफी की शैतानियों को नोटिस कर रहा था और मन ही मन उसे बहुत हंसी भी आ रही थी। थोड़ी ही देर में किचन से बेहद ही लाजवाब नूडल्स की खुशबू आने लगी। इसके साथ ही दीक्षा के मुंह में भी पानी आने लगा। दीक्षा दुनिया में सब कुछ इग्नोर कर सकती थी सिवाय टेस्टी टेस्टी खाने को छोड़कर। वहीं दूसरी तरफ रात के 2:30 बजे भूख की वजह से कृतिका की नींद भी टूट जाती है। जैसे ही वह थोड़ा हिलने की कोशिश करती है, उसकी बॉडी में दर्द की लहर दौड़ जाती है। उसकी निगाहें सुकून की नींद लेते हुए वंश पर पड़ती है। इस वक्त कृतिका और वंश दोनों ही एक ही ब्लैंकेट में लिपटे हुए थे। वंश के सोते हुए हैंडसम चेहरे को देखकर कृतिका को उसका वाइल्ड होना याद आ जाता है, जिससे कृतिका की गाल शर्म से गुलाबी होने लगे। साथ ही कृतिका को बहुत भूख भी लगी थी। वंश को इतने सुकून से सोते देख कृतिका को मन तो नहीं कर रहा था कि वह उसे जगाए, पर उसके अंदर अभी इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वह किचन तक जाए और अपने लिए कुछ बनाकर अपनी भूख मिटाए। वह वंश को जगाने लगी। कृतिका की आवाज सुनकर वंश की आंखें खुल गई। आंखें खुलते ही उसकी निगाहें व्हाइट ब्लैंकेट में लिपटी कृतिका पर पड़ी। इस वक्त वह किसी सफेद परी की तरह लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही गुलाबी रंगत छाई हुई थी। वंश कृतिका के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी, तुम ठीक तो हो? कृतिका वंश के चेहरे की तरफ देखते हुए मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली, वंश बहुत भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। वंश ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। इस वक्त तो सवेंस भी अपने स्टाफ क्वार्टर चले गए होंगे, पर वह जानता था कि कृतिका ने डिनर नहीं किया है तो उसे भूख लग रही होगी। डिनर तो वंश ने भी नहीं किया था। वंश कृतिका की तरफ देखते हुए उसके गुलाबी होठों पर आहिस्ते से चूम लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। कृतिका वंश की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी एंड थैंक यू। वंश सवालिया नजरों से कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, फॉर व्हाट? कृतिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, सॉरी आपको इतनी रात को जगाकर आपकी नींद डिस्टर्ब करने के लिए, और थैंक यू मेरे लिए खाना लेने जाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। वंश कृतिका के गालों को अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से सहलाते हुए बोला, वाइफी तुम्हारी केयर और तुम्हारा ध्यान मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? अगर फिर भी तुम मुझे थैंक यू कहना चाहती हो तो मुझे ये रूखा सूखा थैंक यू नहीं चाहिए। तुम चाहो तो मुझे ठीक से थैंक यू बोल सकती हो। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह कृतिका के गुलाबी होठों को अपने अंगूठे से सहलाने लगा। कृतिका वंश का इशारा अच्छे से समझ गई। इस बार उसने भी अपने हबी को तंग नहीं किया और वंश के गालों को अपने करीब लाकर उसके होठों पर एक लाइट किस कर दी और वंश की तरफ देखते हुए बोली, ये एडवांस है, बाकी की पेमेंट बाद में होगी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह खुद ही ब्लश करने लगी। कृतिका की बातें सुनकर वंश के चेहरे पर एक चमक आ गई। वह कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, अगर मुझे पहले पता होता कि आज की रात मेरे लिए इतनी लकी साबित होने वाली है तो इसकी अच्छी खासी तैयारी करके रखता। उद्धरण चिन्ह। कृतिका वंश की तरफ देखते हुए बोली, अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जाए और जाकर मेरे लिए कुछ बना कर लाइए। वंश बेड से उठकर साइड में पड़ा टॉवेल अपनी कमर पर लपेट लेता है और बाहर की तरफ जाने लगा। ये देखकर कृतिका उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। वंश सवालिया नजरों से कृतिका को देखने लगा तो कृतिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप पागल हो गए हैं क्या? ऐसे जाएंगे किचन में? वंश ने एक नजर खुद को देखा। उसके लिए तो इतने कपड़े काफी लग रहे थे। वह कृतिका की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला देता है और बोलता है, वाइफी इसमें बुराई क्या है? उद्धरण चिन्ह। कृतिका अपना सिर पीटते हुए बोली, आप किचन जा रहे हैं, अपने बाथरूम नहीं जो कमर पर एक टोवेल लपेट लिया और निकल गए। आप बेशरम होंगे, मैं नहीं, इसलिए जरा ढंग से कपड़े पहन कर जाए। कृतिका की टूटने पर वंश अपनी शर्ट उठाता है और उसे कृतिका को पहना देता है, जो कब से ब्लैंकेट में दुबक कर अपना छोटा सा सिर निकाल कर उससे बात कर रही थी, और वंश ने अपनी पैंट पहन ली। अपर बॉडी में अभी भी कुछ नहीं पहना हुआ था, पर फिर भी पहले वाले लुक से तो ये काफी डिसेंट था। वह किचन की तरफ जाने लगा। उसे कोई आइडिया नहीं था कि इस वक्त आदित्य और दीक्षा किचन में होंगे। वंश एकदम से किचन में एंटर हो गया। वह जल्दी में था, इसलिए उसने किचन में जाते वक्त ये भी नोटिस नहीं किया कि किचन की लाइट जल रही है, इसका मतलब है कि अंदर कोई होगा। जब वह अंदर आता है तो सामने दीक्षा और आदित्य को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। आदित्य जल्दी से दीक्षा की आंखों में अपना एक हाथ रख देता है। वंश को इस वक्त बहुत ही एम्बेरसमेंट फील हो रही थी कि वह शर्टलेस होकर क्यों आ गया। दीक्षा आदित्य का हाथ अपने आंखों से हटाने की कोशिश कर रही थी, पर आदित्य था कि हटा ही नहीं रहा था। वंश आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी बॉस, मुझे नहीं पता था कि आप और दीक्षा इस वक्त किचन में होंगे, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। ये बोलकर वह वहां से जाने को होता है कि आदित्य उसे रोकते हुए बोला, इट्स ओके। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा आदित्य के हाथों को अपने आंखों से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, जीजू आपको आदि को सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, और ये आपका ऑफिस नहीं बल्कि आपका घर है। वंश दीक्षा की तरफ देखकर हल्की स्माइल पास करता है, फिर जल्दी से ऊपर के कपड़े पहनकर आ जाता है। तब जाकर आदित्य दीक्षा की आंखों पर से अपना हाथ छोड़ता है। वंश दोनों की तरफ देखते हुए बोला, वो दरअसल कृतिका को भूख लगी थी, इसलिए मैं किचन में आ रहा था। आदित्य ने एक नजर दीक्षा की तरफ देखा और वंश से बोला, वंश तुम एक काम करो,
मैंने दीक्षा के लिए नूडल्स बनाया था, जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा बन गया था। तुम ये कृतिका के लिए ले जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। वंश आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, पर बॉस, आप रहने दीजिए, आप लोग अपना नूडल्स एंजॉय कीजिए, मैं कृतिका के लिए अभी 10 मिनट के अंदर कुछ कुक कर देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आदित्य वंश की तरफ देखते हुए बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम ये नूडल्स लेकर जा रहे हो। आखिर में वंश को आदित्य के सामने झुकना पड़ा, उसकी बात माननी पड़ी। वह नूडल्स का बाउल लेकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। वंश ये सोच रहा था कि अगर वह कृतिका की बात ना मानकर सिर्फ टोवेल में ही किचन में आ गया होता तो वह इस वक्त बहुत ही एम्बेरस फील कर रहा होता। वह नूडल्स से भरी प्लेट लेकर अपने कमरे में आ गया। नूडल्स में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वंश जानता था कि आदित्य एक अच्छा बॉस होने के साथ साथ एक अच्छा कुक भी था। खाना बनाने के मामले में दोनों एक दूसरे को बराबर टक्कर देते थे, मतलब दोनों के हाथों से ही लाजवाब खाना बनता था। वंश को इतनी जल्दी कमरे में आता देख कृतिका सवालिया नजरों से वंश की तरफ देखने लगी। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप इतनी जल्दी आ गए। वंश कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, वो तुम्हारी बहन को भी भूख लगी थी, इसलिए बॉस उसके लिए नूडल्स बना रहे थे। उनसे एक्स्ट्रा बन गए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए इसे ले जाऊं। कृतिका की निगाहें नूडल्स पर अब तक पड़ चुकी थी। इतनी टेस्टी नूडल्स देखकर कृतिका के मुंह में पानी आ गया। वह प्लेट की तरफ ललचाई नजरों से देखते हुए वंश के हाथों से जल्दी से वो प्लेट ले लेती है और नूडल्स खाने लगती है। वंश अपनी छोटी आंखों से कृतिका को देखने लगा। कृतिका नूडल्स की तारीफ करते हुए बोली, अरे वाह, क्या नूडल्स बनाया है आदित्य ने, मजा ही आ गया। इतना टेस्टी नूडल्स तो मैंने आज तक रेस्टोरेंट्स में भी नहीं खाया है। उद्धरण चिन्ह। वहीं कृतिका के मुंह से अपने बॉस के बनाए डिश की तारीफ सुनकर वंश को अपने बॉस से जलन होने लगी। वो खुद से ही बोला, ऐसा नूडल्स तो मैं भी बना सकता हूँ, पर मजाल है कि मेरे बनाए खाने की ये मोहतरमा थोड़ी सी भी तारीफ कर दे। ये बोलकर वह कृतिका को अपनी छोटी आंखों से घूरने लगा, जो नूडल्स खाने में बिजी थी। वह कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, इतनी भी टेस्टी नूडल्स नहीं बनाते हैं बॉस, तुम कहो तो मैं इससे भी टेस्टी नूडल्स बनाकर तुम्हें खिला सकता हूँ। कृतिका समझ गई कि उसके हबी को अपने ही बॉस से जलन हो रही है। वह वंश की तरफ देखते हुए बोली, वंश सच सच बताए, आपको आदित्य से जलन हो रही है, राइट? उद्धरण चिन्ह। वंश इधर उधर नजरें चुराते हुए बोला, मैं क्यों जलने लगा बॉस से? माना कि वो भी अच्छा खाना बना लेते हैं, पर ये बात तुम भी जानती हो कि कुकिंग के मामले में तुम्हारा हबी भी किसी से कम नहीं है। वंश ये खुद पर प्राउड फील करते हुए बोला। वहीं कृतिका को वंश की बातें सुनकर मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। उसने तय कर लिया कि कल सुबह वह दीक्षा को भी इस बारे में बताएगी तो दोनों साथ में खूब हंसेंगे। कृतिका वंश को परेशान करने के टोन में बोली, अब जलना बंद भी कीजिए और कुछ बाइट्स आप भी ले लीजिए। हर वक्त खुद की तारीफ करना भी अच्छी बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वंश अपनी आंखें छोटी करके कृतिका को घूरते हुए बोला, रियली वाइफी, तुम्हें मैं जलकुकड़ा नजर आता हूँ। ये बोलकर वह कृतिका की तरफ बढ़ने लगा। कृतिका उसे रोकते हुए बोली, वंश प्लीज खाने दीजिए ना, आपको पता है ना मुझे कितनी भूख लगी है। ये बोलकर वह वंश की तरफ देखकर मासूम सी शक्ल बना लेती है, जिससे वंश पिघल जाता है और अपनी वाइफी को ज्यादा परेशान नहीं करता। आदित्य का कमरा। आदित्य दीक्षा और नूडल्स की प्लेट लेकर अपने कमरे में वापस आ चुका था। उसने दीक्षा को सोफे पर आहिस्ते से बिठा दिया और उसे नूडल्स खिलाने लगा। नूडल्स वाकई में काफी टेस्टी बने थे। टेस्टी नूडल्स देखकर दीक्षा से तो बिल्कुल भी रोका नहीं जा रहा था। एक तो उसे इस डिलीशियस फूड को देखकर ऑलरेडी इतनी तेज भूख लगी थी। वह जल्दी जल्दी खाने लगी। उसकी हड़बड़ाहट देखते हुए आदित्य उसे टोकने की कोशिश करते हुए बोला, तुम्हारा ही प्लेट है, कहीं भागा नहीं जा रहा, इसलिए आराम से खाओ। ये बोलकर वह दीक्षा को अपनी सर्द निगाहों से देखने लगा। दीक्षा नूडल्स खाते हुए ही बोली, इसमें भी आपकी गलती है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य सवालिया नजरों से दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, मेरी गलती है? पर कैसे? दीक्षा नूडल्स खाते हुए बोली, आपको इतनी टेस्टी नूडल्स बनाने ही नहीं चाहिए थे। जिसको देखकर मेरा मन ललचाने लगा। आदित्य दीक्षा की तरफ देखते हुए नामे सिर हिला दिया और एक स्पून लेकर उसने खुद ने भी नूडल्स टेस्ट किया। नूडल्स वाकई में उसे भी बहुत टेस्टी लगे। आदित्य ने एक चम्मच नूडल्स दीक्षा की तरफ बढ़ा दिया। दीक्षा किसी छोटे प्यारे बच्चे की तरह नूडल्स खा रही थी। वहीं दीक्षा को इस तरह देखकर आदित्य के फेस में शरारत भरी स्माइल आ गई। उसने नूडल्स का निचला सिरा अपने मुंह में ले लिया और उसे खाने लगा। फिर अचानक से नूडल्स खत्म हुई और दोनों के होंठ आपस में मिल गए। आदित्य यही चाहता था। आदित्य ने थोड़ी देर तक दीक्षा को किस किया, फिर उसके होंठों पर आहिस्ते से बाइट करते हुए उससे अलग हुआ। आदित्य की इस हरकत पर दीक्षा उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी और दोबारा नूडल्स खाने में बिजी हो गई। बीच बीच में वह आदित्य को भी खिला रही थी। आदित्य को भूख तो नहीं लगी थी, पर फिर भी दीक्षा के हाथों से खा रहा था। नूडल्स फिनिश करने के बाद आदित्य ने उसे एक ग्लास में पानी निकालकर उसे पानी पिलाया और उसे बेड पर ले जाते हुए बोला, अब तो तुम्हारी भूख भी मिट चुकी है, चलो अब सो जाओ। ये बोलकर वह दीक्षा को ब्लैंकेट से कवर करके उसके माथे को प्यार से चूम लेता है। दीक्षा अभी भी टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी। आदित्य अपनी आंखें छोटी करके दीक्षा को घूरने लगा और बोला, अब क्या है वाइफी, चलो अब अच्छी बच्ची की तरह सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा आदित्य की तरफ अपनी टिमटिमाती आंखों से देखते हुए बोली, आदि मुझे टेंशन हो रही है, इसलिए नींद नहीं आ रही। आदित्य दीक्षा की तरफ देखकर उसके माथे का टेम्परेचर चेक करता है। दीक्षा आदित्य को सवालिया नजरों से देखने लगी। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, रियली वाइफी, मुझे तो आज तक यही लगता था कि तुम दूसरों को टेंशन देना जानती हो, पर तुम भी टेंशन लेती हो, ये आज पता चल रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर आदित्य स्माइल करने लगा। उसके इस तरह से स्माइल करने से दीक्षा चिढ़ गई और उसकी तरफ मुंह फेरते हुए बोली, जाए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, कोई मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेता। ये बोलकर वह मुंह फुलाकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती है। आदित्य दीक्षा को अपनी तरफ करने के लिए उसकी कमर में हाथ डालता है तो दीक्षा उसका हाथ झटक देती है। आदित्य दीक्षा को अपनी तरफ करते हुए बोला, वाइफी अब मुंह फुलाना बंद भी करो और बताओगी कि तुम्हें टेंशन क्यों हो रही है। दीक्षा उससे नजरें फेरे हुए ही बोली, मैं क्यों बताऊं, आप ही तो कह रहे थे ना कि मैं दूसरों को टेंशन देना जानती हूँ, इसका मतलब तो यही है ना कि मैं भी आपको एक टेंशन लगती होंगी। उद्धरण चिन्ह। आदित्य दीक्षा को बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोला, वाइफी तुम कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रही हो, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम मुझे टेंशन लगती हो। दीक्षा अपनी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहाते हुए बोली, जाए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। उद्धरण चिन्ह।
आदित्य समझ गया कि दीक्षा को मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इसलिए वह इस तरह रिएक्ट कर रही है। वह समझ गया कि अब उसे दीक्षा को प्यार से हैंडल करना है। आदित्य दीक्षा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके आंसू साफ करते हुए उसके माथे पर प्यार से चूमते हुए बोला, अच्छा बाबा सॉरी, गलती मेरी है। वाइफी, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो बात को पकड़ कर ही बैठ गई। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा आदित्य के सीने पर मारते हुए बोली, आप पहले नहीं बता सकते थे कि आप मजाक कर रहे हैं? बेकार में मेरे कीमती आंसू वेस्ट हो गए। आदित्य उसे अपनी बाहों में समेटते हुए बोला, तुमने मौका ही कहाँ दिया और बैठ गई आंसू बहाने। खैर छोड़ो इन सब बातों को और बताओ कि तुम क्यों टेंशन ले रही थी। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा अपनी टिमटिमाती आंखों से आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। दीक्षा की बातें सुनकर आदित्य की आंखें सर्द हो गईं। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये तो तुम्हारी बात पर डिपेंड करेगा कि मैं गुस्सा करूंगा या नहीं। आदित्य ने ये सीरियस टोन में कहा था, जिससे दीक्षा को थोड़ा डर लगने लगा। वह आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आदि वो कल हमारे फाइनल असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट है। पिछले कुछ दिनों से तो मैं अपने कॉलेज के बारे में भूल ही गई थी। रोशनी ने आज ही मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म किया। वो मैंने असाइनमेंट तो शुरू कर दिए थे पर उसे कंप्लीट करना मैं भूल गई। दीक्षा ने लास्ट लाइन बहुत ही धीमी आवाज में और थोड़ा डरते डरते कही थी, क्योंकि उसे पता था कि आदित्य को पढ़ाई के मामले में कोई भी लापरवाही पसंद नहीं थी। दीक्षा को डर था कि कहीं आदित्य इस चक्कर में उससे नाराज ना हो जाए, इसलिए उसने अपनी नजरें झुका ली थी। तभी उसे अपने कानों में आदित्य की सर्द आवाज सुनाई पड़ी, मेरी तरफ देखो। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा को थोड़ी घबराहट हो रही थी, इसलिए उसने आहिस्ते से आदित्य की तरफ देखा। आदित्य ने दीक्षा की इमेजिनेशन के उलट उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, डोंट वरी, मैंने तुम्हारे असाइनमेंट कंप्लीट करवा दिए हैं। ये सुनकर तो जैसे दीक्षा आदित्य की तरफ देखती ही रह गई। वह उसकी तरफ देखते हुए ही बोली, आपको पहले से पता था कि मैंने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है? आदित्य ने हाँ में सिर हिला दिया तो दीक्षा उसकी तरफ देखते हुए बोली, और मुझसे नाराज भी नहीं है कि मैंने अपनी इतनी इंपोर्टेंट असाइनमेंट को लेकर लापरवाही की है? उद्धरण चिन्ह। आदित्य दीक्षा की तरफ देखते हुए नाम में सिर हिलाते हुए बोला, थोड़ा सा गुस्सा आया था ये सोचकर कि तुम इतनी होनहार स्टूडेंट होने के बावजूद ऐसी मिस्टेक्स कैसे कर सकती हो। फिर बाद में रियलाइज हुआ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट करवा दिया था। ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए माफ कर रहा हूँ, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा आदित्य को हक कर लेती है और उसकी तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू आदि, यू आर दी बेस्ट हबी इन दी वर्ल्ड। मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी, मुझसे ऐसी गलतियां ना हो। आदित्य दीक्षा के होठों को आहिस्ते से चूमते हुए बोला, तुम भी तो दुनिया की बेस्ट वाइफ हो। उद्धरण चिन्ह। फिर वह उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, चलो अब सो जाओ, कल जल्दी उठना भी है। दीक्षा अपनी टिमटिमाती आंखों से आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, पर जल्दी क्यों उठना है, कॉलेज तो टाइम से ही जाना है ना। उद्धरण चिन्ह। आदित्य दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, हम कॉलेज तो टाइम से ही जाना है, पर सुबह उठकर तुम्हें एक्सरसाइज भी तो करना है ना। ये सुनकर दीक्षा अपना मुंह लटकाते हुए आदित्य की तरफ देखकर बोली, आदि आप एक्सरसाइज के नाम पर मुझे सुबह सुबह इतनी ठंड में जगह देते हो, आप ये गलत बात है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य दीक्षा की इस बात पर सीरियस टोन में बोला, वाइफी, मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। अगर तुम अभी से अपने हेल्थ पर काम करोगी तो डिलीवरी के वक्त तुम्हें कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी, इसलिए हेल्थ के मामले में कोई लापरवाही नहीं। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा जानती थी कि उसके पास आदित्य की बात मानने के अलावा दूसरा कोई एक्शन नहीं है, इसलिए वह हाँ में सिर हिलाते हुए आदित्य के सीने में दुबक कर सो गई। आदित्य ने उसके सिर पर एक लाइट किस किया और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में दोनों नींद के आगोश में चले गए। अगली सुबह 5 बजते ही दीक्षा की नींद खुल गई। आदित्य की आंखें अभी तक खुली नहीं थी। दीक्षा अपनी आंखें मीचते हुए साइड में देखती है तो उसे आदित्य का सोता हुआ हैंडसम चेहरा नजर आया। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक चीन सा ठहराव था, जो कि उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। दीक्षा के चेहरे पर आदित्य को देखकर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने अपने हाथ बढ़ाकर उसके बालों में उठाकर आदित्य के बालों को ठीक कर देती है और उसके होठों की तरफ झुककर एक लाइट किस करते हुए जैसे ही पीछे हटने को होती है आदित्य अपनी आंखें खोल देता है। दीक्षा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य को देखती रह जाती है। उसे लगा नहीं था कि आदित्य जगा हुआ होगा। आदित्य को अपनी तरफ देखता देख दीक्षा को बहुत शर्म आने लगी। उसने जल्दी से खुद को उसके सीने में छिपा लिया। आदित्य दीक्षा के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, अब शर्माने से क्या होगा वाइफी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी लिटिल वाइफ मेरी नींद में होने का इस तरह से फायदा उठाती है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने ये दीक्षा को टीज करते हुए कहा तो दीक्षा आदित्य के सीने में हल्का सा मारते हुए बोली, मैं आपके नींद में होने का फायदा नहीं उठा रही थी, बल्कि आप चीटिंग कर रहे थे। आदित्य दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा जी। दीक्षा हाँ में सिर हिला देती है। इससे पहले कि आदित्य कुछ कहता दीक्षा जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। दीक्षा की इस मासूम हरकत पर आदित्य खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाता। वह भी फ्रेश होने के लिए दूसरे वाले वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों कमरे के बाहर आ जाते हैं। आदित्य दीक्षा को लेकर पैलेस के गार्डन में ले आता है और उसे वॉक कराने लगा, फिर उसे एक्सरसाइजेस कराने लगा। थोड़ी देर बाद दीक्षा थक गई। आदित्य ने उसे वापस कमरे में भेज दिया और वह जिम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद आदित्य अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया। वहीं दीक्षा भी कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गई। उसने आज लाइट पर्पल कलर की एक स्लीवलेस टॉप और नीचे नी लेंथ तक की पेंसिल स्कर्ट पहनी हुई थी। हाथों में एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच पहनी हुई थी जो उसके लुक को काफी खूबसूरत बना रहे थे। बालों की उसने पोनीटेल बनाई हुई थी जिसमें वह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर बेहद ही मिनिमल मेकअप और होठों पर हल्की सी लिप बाम, इस लुक में वह बेहद प्यारी लग रही थी। आज दीक्षा काफी टाइम बाद कॉलेज जाने वाली थी। प्रेगनेंसी के बाद ये पहला मौका होने वाला था जब वह रोशनी से मिलने वाली थी, इसलिए वह बहुत एक्साइटेड भी थी। ब्रेकफास्ट के बाद दीक्षा अपने कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई। आदित्य उसे जाने से पहले समझाता है, कॉलेज में ज्यादा उछल कूद करने की कोई जरूरत नहीं है। आज काफी दिनों बाद कॉलेज जा रही हो, इसलिए वहाँ बैठकर मस्ती करने मतलब जाना और अपना ध्यान रखना। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आदि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे छोटी छोटी बातें सिखा रहे हैं। मुझे पता है कि मुझे अब अपना ध्यान रखना है। आदित्य उसके माथे को चूमकर उसे बाय बोलकर वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल गया।
वहीं दीक्षा कार में बैठकर अपने कॉलेज के लिए निकल गई। दीक्षा आज काफी दिनों बाद कॉलेज जा रही थी। कॉलेज पहुंचने के बाद उसे सब कुछ थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था। तभी उसकी निगाहें रोशनी पर पड़ी, जो चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लिए उसे ही निहारने में लगी हुई थी। रोशनी को देखकर दीक्षा बहुत एक्साइटेड हो गई और उसकी तरफ दौड़ने लगी। दीक्षा रोशनी के गले लग गई तो रोशनी उसे डांटते हुए बोली, अरे आराम से, जीजू सही कहते हैं कि तू बहुत लापरवाह है। रोशनी की बातें सुनकर दीक्षा का मुंह बन गया। वह मुंह बनाते हुए बोली, मुझे लगा कि मैं तुझे ऐसे हक कर लूंगी तो तू बहुत खुश हो जाएगा, पर तू तो उल्टा मुझे ही सुनाने में लगी हुई है। उद्धरण चिन्ह। रोशनी उसे समझाते हुए बोली, देख दीक्षा, अब तू बच्ची नहीं रही, अब माँ बनने वाली है। तुझे पता है प्रेगनेंसी का ये फेस बहुत ही नाजुक सा होता है। छोटी सी गलती भी नन्ही सी जान के लिए भारी पड़ सकती है, इसलिए मैं तुझे समझा रही थी। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा रोशनी की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा बाबा सॉरी, आगे से मैं इस बात का अच्छे से ध्यान रखूंगी। वैसे मैं अभी भी अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखती हूँ। रोशनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, वो तो दिख ही रहा है। दीक्षा उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। दोनों पहले असाइनमेंट सबमिट करके आते हैं, फिर एक तरफ जाकर दोनों बातें करने लगे। रोशनी दीक्षा के पेट पर हाथ रखते हुए बोली, दीक्षा मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। सच में अब कुछ ही महीने के बाद मैं एक नन्ही सी गुड़िया की मासी बन जाऊंगी। तुझे पता है, मुझे तो ये सोच सोच कर ही बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा रोशनी की खुशी देखकर स्माइल कर रही थी। वहीं वहां पर कोई था जो उनकी बातें सुन रहा था। ये और कोई नहीं, ब्लैक स्टैलियंस की गर्ल्स यानी तान्या, दया और शनाया थी। दीक्षा की प्रेगनेंसी की न्यूज सुनकर तीनों को बहुत हैरानी हो रही थी। दया अपने चेहरे पर शैतानी स्माइल लाकर बोली, जितना सोचा था ये लड़की तो उससे भी आगे निकली। लिटरली ये प्रेग्नेंट है, पता नहीं किसको फंसाया होगा इसने। उद्धरण चिन्ह। तान्या बोली, गर्ल्स मुझे तो लगता है कि जरूर उस पार्ट का बच्चा इसके पेट में पल रहा होगा। वैसे तो सबके सामने उसे इग्नोर करने का नाटक किया करती थी, पर अंदर से इतनी चालबाज लोमड़ी होगी ये पता नहीं था। दया शनाया और तान्या की तरफ देखते हुए बोली, मैं तो तुम लोगों से पहले ही कहती थी कि ये लड़की कुछ ठीक नहीं है। देख लिया तुम सबने इसकी सच्चाई। उद्धरण चिन्ह। शनाया अपनी आंखों में एक शैतानी चमक लिए हुए बोली, गर्ल्स इस कौड़ी की दीक्षा ने हमारी बहुत इंसल्ट की है। तुम सबको याद है ना कैसे उसने सबके सामने तान्या को थप्पड़ मारा था। ये सुनकर तान्या को वो दिन याद आ गई और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो दांत पीसते हुए ही बोली, आज तक मेरे मॉम डैड ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया था, पर इस दीक्षा की इतनी हिम्मत हो गई, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आज हमारे पास अच्छा मौका है इसे बदला लेने का, क्यों ना हम इसकी प्रेगनेंसी की न्यूज पूरे कॉलेज में फैला दें। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सबके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। तान्या दोनों की तरफ देखते हुए बोली, वो सब तो ठीक है, पर पहले मैं अपनी थप्पड़ का बदला तो ले लूं। दोनों एक शातिर स्माइल लिए हाँ में सिर हिलाते हैं। वहीं दीक्षा और रोशनी इन सबसे बेखबर अपनी ही बातों में बिजी थे। तभी वहां पर दया, तान्या और शनाया आ गई। दोनों को देखकर रोशनी और दीक्षा का मूड खराब हो गया। दया दीक्षा के इर्द गिर्द घूमते हुए बोली, तुम तो हमारी सोच से भी 2 कदम आगे निकली। मतलब सबके सामने सती सावित्री बनने का नाटक करती रही और आज तुम प्रेग्नेंट हो। वहां मान गए तुम्हें दीक्षा। दीक्षा दया की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोली, अपनी जबान को लगाम दो वरना इसका बोझ तुम उठा नहीं पाओगी। उद्धरण चिन्ह। तान्या अपनी आंखों में शैतानी चमक लिए दीक्षा की तरफ देखते हुए बोली, ओह कम ऑन दीक्षा, तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि हमें धमकी दे सको। शनाया दीक्षा के इर्द गिर्द घूमते हुए बोली, वैसे ये बच्चा किसका है लेट भी कैस। रोशनी शनाया की तरफ घूरते हुए बोली, ये बात अगर तुम नहीं जानोगी तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। रोशनी की बात सुनकर तीनों लड़कियां हंसने लगी। दया दीक्षा की तरफ देखते हुए उसका मजाक उड़ाने के टोन में बोली, सही कहा तुमने, अगर इस सवाल का जवाब दे दिया तो तुम्हारी प्यारी सी दोस्त की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब दीक्षा को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह उनकी तरफ देखते हुए गुस्से में बोली, तुम तीनों जितना अपनी जबान बंद रखोगे उतना ही अच्छा होगा, वरना बाद में बहुत पछताओगे। उद्धरण चिन्ह। तान्या दीक्षा की तरफ बढ़ते हुए बोली, वरना क्या कर लोगी तुम। हाँ। दीक्षा पीछे की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, देखो मैंने कहा दूर रहो मुझसे, वरना ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ आदित्य के ऑफिस में आदित्य, वंश और देव कुछ सोचने में लगे हुए थे। वंश लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला, बॉस जैसे ही लैब से वो रिपोर्ट आ जाएगी हमें पता चल जाएगा कि उस दिन वो कौन इंसान था जिसने ये काम किया था। उद्धरण चिन्ह। आदित्य हाँ में सिर हिलाता और घड़ी देखकर वंश की तरफ देखते हुए बोला, मैं दीक्षा को पिक करने जा रहा हूँ, तब तक के लिए तुम और देवा ऑफिस संभालो। दोनों आदित्य का ऑर्डर मानते हुए यस बॉस कहते हैं और आदित्य ऑफिस से निकलकर दीक्षा के कॉलेज के लिए चला गया। वहीं कॉलेज में तान्या दीक्षा को नफरत भरी निगाहों से घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसकी जान ले लेगी। दीक्षा उसे वार्न कर ही रही थी कि वो उससे दूर रहे, पर तान्या पर उसकी किसी भी धमकी का कोई असर नहीं हो रहा था। वो लगातार दीक्षा की तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक उसने गुस्से में आकर दीक्षा को धक्का दे दिया। ये नजारा देखकर तो जैसे रोशनी की सांसें ही थम गईं। वहीं दया और शनाया भी अपने मुंह पर हाथ रखे ये नजारा देख रही थी, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि तान्या ने गुस्से में आकर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। ऊपर से उन्हें ये भी पता चल गया था कि दीक्षा प्रेग्नेंट है। ऐसे में अगर उसे कुछ हो जाता तो वे तीनों बुरी तरह से फंस सकते थे। दीक्षा बहुत जोर से नीचे फर्श पर गिरने वाली थी, क्योंकि तान्या ने जहाँ से उसे धक्का दिया था वो थोड़ा ऊंचा जगह था। दीक्षा ने डर के मारे अपने पेट पर हाथ रख दिए। अब तक आदित्य भी कॉलेज पहुंच चुका था। वह दीक्षा को पिकअप करने आया था। जैसे ही उसने सामने का नजारा देखा उसका दिल बाहर आ गया था।